हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार सभी लोग कमेंट बॉक्स में दिल बना दे। फिर आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। 10 मिनट देरी हो गई, गलत क्लास शेड्यूल हो गया था, इसके वजह से हो जाता है कभी कभी मिसकम्युनिकेशन से, कोई बात नहीं। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो सभी लोग एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में दिल बना दीजिए। फिर आज का कार्यक्रम यहां से हम प्रारंभ करते हैं। हेलो 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 हेलो, ऑडियो एंड वीडियो है क्या? ऑडियो एंड वीडियो सॉरी क्लियर है क्या? गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होगी। हाँ, संडे को क्लास है। आपको मैं पूरे 1 महीने बाद कोई एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूं। आज दिवाली के वैकेशन के बाद कहाँ हुई थी एक्स्ट्रा लेक्चर? हर संडे को तो छुट्टी दिया ही है ना। ठीक है, आज ले रहा हूं, वो भी लॉन्ग नहीं होगा, वो भी रिकॉर्डेड नहीं दिया। रिकॉर्डेड देने में आप कहते हो हमेशा कि सर आप रिकॉर्डेड में कंटेंट ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड नहीं दिया आपको। लाइव ले रहा हूं और लाइव भी मैं 1 आवर 20 मिनट के अराउंड ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा, खत्म कर दूंगा जहां तक पढ़ा पाऊंगा, लेकिन शांति से इतना पढ़ लेना। अब आ ही गई है क्लास, हो ही रही है क्लास, तो अब ज्यादा परेशान होकर कुछ नहीं होगा। 1.25 घंटे की क्लास पढ़ लेना, होमवर्क डिस्कशन के बाद जो क्लास में होमवर्क दिया था आपको वो कर लेना। ठीक है, ठीक है भाई। आपको हर संडे को टेस्ट देना होता है, टेस्ट शेड्यूल रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिया मैंने। तो पिछले 3-4 संडे से एक्स्ट्रा क्लास नहीं हुई है आपकी बेटा, तो आज एक ले लीजिए प्लीज, कोई दिक्कत नहीं है सर, आप कराओ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच इतना समझने के लिए। और 1 घंटे 20-25 मिनट के राउंड ही क्लास होगी। ठीक है भाई, इतना कम ड्यूरेशन। भाई तुम कभी को बोलते हो कम, कभी कोई बोलता है कि ज्यादा पढ़ाओ, कभी कोई बोलता है कम पढ़ाओ, कोई बोलता है मत पढ़ाओ, तो ये सारी वेराइटीज चलती रहती है। तो इसमें अपने को बीच का रास्ता लेते हुए आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर भी बहुत छोटा हुआ था, 1 घंटे का हुआ था, लेकिन उसमें हमने पढ़ा था क्या? चार्ज के बारे में, कि चार्ज क्या होता है। चार्ज बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके वजह से बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन शो करती है या एक्सपीरियंस करती है। चार्ज की प्रॉपर्टी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना और समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी से लेके इलेक्ट्रोस्टैट से लेके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से लेकर के करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएम वेव तक आप चार्ज पढ़ते रहोगे, चार्ज के बारे में सुनते रहोगे, समझते रहोगे। तो बॉडी में चार्ज क्रिएट कैसे होता है, बॉडी चार्ज कैसे हो जाता है, बॉडी चार्ज लूज कैसे करता है, चार्ज आने का मतलब क्या है, चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज कंजर्व कैसे होती है, क्वांटाइज कैसे होती है, इनवेरिएंट क्या होती है, ये सारी चीजें आपको डिटेल में समझना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुरंत मैं चार्ज को स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगा। तो बेटा ये वो चीज है जो 60% ऑफ द 12th में काम आता है। आप मानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 60-65% ऑफ द 12th का वेटेज है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का गोल क्या है वो समझ लेते हैं। तो आज का गोल है बेटा, होमवर्क सारे हम लोग करेंगे। होमवर्क बहुत बेसिक था, प्रैक्टिस के लिए था, नोट्स में लिखना नहीं था। क्या सारी चीजें क्लियर है? कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? यस और नो में बता दीजिए, थम्स अप थम्स डाउन कर दीजिए। कितने लोग होमवर्क करके आए हैं? ठीक है, 20 मिनट भी समय देते ना तो तुम्हारा होमवर्क हो जाता। तो अगर तुम ये कह रहे हो कि हमें समय नहीं मिला तो तुम सोच लो कि तुम क्या हो। 20 मिनट देते तो तुम्हारा होमवर्क हो जाता। ठीक है, आज का गोल है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेथड ऑफ चार्जिंग। कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर, इंसुलेटर एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, ये पढ़ेंगे हम लोग, मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है भाई, कंडक्टर, इंसुलेटर एंड मेथड ऑफ चार्जिंग, और चार्ज की बची हुई कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको होमवर्क डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, तो चलो हल्का सा रिवाइज करते हैं और उसके बाद होमवर्क डिस्कशन करते हैं। रिवाइज क्या? तो चार्ज होता है बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन शो करता है। जैसे मास बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन शो करता है। बॉडी के पास अगर चार्ज है तो कौन कौन सा बिहेवियर शो कर सकता है? बॉडी के अगर पास चार्ज है वो बॉडी रेस्ट में है, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। जो चार्ज बॉडी और रेस्ट में, मतलब चार्ज रेस्ट में, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ पैदा नहीं करेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा नहीं करेगा। अगर एक्सीलरेटेड चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और ईएमएफ दोनों, तीनों ही पैदा करेगा। क्या इस बात पे आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस है? कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए हां से, तो बहुत आसान है। अच्छा देखो ये कितना सिस्टमैटिक है। पहले क्या पढ़ा है? चार्ज रेस्ट में है, तो पहला काइनेमेटिक्स में स्टेट आपने क्या पढ़ा था? रेस्ट, उसके बाद वेलोसिटी, उसके बाद एक्सीलरेशन। तो ऐसे समझो, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ, रेस्ट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ। ठीक है, देखो पहला
रेस्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ नहीं करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, ईएमएफ पैदा नहीं करेगा। एक्सीलरेटेड तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ईएमएफ तीनों ही पैदा करेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। सो रिजल्ट बताओ, स्टॉप पोल कर दिया, रिजल्ट बताओ। 73% लोग करके हैं, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, ऐसी मेहनत करते रहो, तुम्हारा सिलेक्शन पास में। ये 26% लोग परेशान करेंगे, तुम गधे हो, नालायक हो, बेवकूफ हो, कामचोर हो। अभी 10 मिनट मिला, उसी में 10 सवाल तुम कर सकते थे। तुम एकदम निकम्मे हो, तुम वाहियात हो, तुम घटिया हो, तुम कामचोर हो, और तुम हमेशा पीछे ही रह जाओगे इनसे, क्योंकि तुम हो। अब कुछ चार्ज की और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है, वो मैं बता देता हूं। चार्ज स्केलर होता है, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होता। चार्ज कंजर्व होता है, जैसे एनर्जी कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, उसी तरीके से सिस्टम का चार्ज कंजर्व होता है। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दूसरी बॉडी। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू दूसरी बॉडी, या दूसरी बॉडी टू वन बॉडी, दूसरी बॉडी टू वन बॉडी। बट चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसको हम समझेंगे, ये सारी प्रॉपर्टी एक जगह लिख दी है। दो तरह के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। चार्ज किसका खेला है? चार्ज किसका खेला है? इलेक्ट्रॉन का खेला है। इलेक्ट्रॉन से आने जाने के प्रोसेस को ही हम चार्जिंग कहते हैं। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो पॉजिटिव चार्ज ना निगेटिव होगा। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज। मास कैन बी पॉसिबल विदाउट चार्ज, न्यूट्रल बॉडी, बट चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मास। कारण बताओ, चलो कारण बताओ। चार्ज कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट मास, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। कारण बताओ जल्दी जल्दी। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, निगेटिव निगेटिव क्या करता है? रिपेल। लेकिन पॉजिटिव निगेटिव क्या करता है? अट्रैक्ट। इसके कुछ एक्सेप्शन भी वो भी देखेंगे। श्योर चेक ऑफ चार्ज इज रिपल्सन, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज की जो वैल्यू होती है वो उसके स्पीड पे डिपेंड, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, जिसको 1 एम्पियर सेकेंड बोलते हैं। 1 कूलम 3 × 10⁹ EAC होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम बोलते हैं, एब्सोल्यूट कूलम, ठीक है ना। और ये है तुम्हारा 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। 1 कूलम बड़ा है कि EMU बड़ा है? सर EMU बड़ा यूनिट होगा, क्योंकि 1 कूलम 1/10 UMU के बराबर है, तो 1 UMU तो 10 कूलम के बराबर हो जाएगा। देखो 10 को इधर लाओ, 10 कूलम बराबर 1 EMU, मतलब 10 कूलम मिलके 1 EMU बनाता है। तो EMU बड़ा यूनिट। सबसे छोटा यूनिट कौन है? ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं। सबसे बड़ा यूनिट होता है फैराडे। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के से एग्जिस्ट करेगा। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है? चार्ज बटा मास। चार्ज फॉलो स्केलर एडिशन विथ नेचर ऑफ चार्ज। स्केलर एडिशन का मतलब ये कि मान लो कोई बॉडी पे 5 कूलम चार्ज है और इधर से 90 डिग्री पे यहां 3 कूलम चार्ज रखा है, तो 5 3 8 ही कूलम होगा टोटल। ये वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता है। मान लो यहाँ पे -2 कूलम और डाल दिया, तो टोटल चार्ज बताओ क्या हो जाएगा? 5 3 8 में से 2 घटा दो तो 6 कूलम हो जाएगा। तो नेट चार्ज स्केलर एडिशन को फॉलो करता है। सर स्केलर में तो हम मैग्नीट्यूड जोड़ते हैं, हाँ, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ स्केलर एडिशन को फॉलो करता है, नेचर ऑफ चार्ज के साथ। 5 कूलम 3 कूलम 8 8 में से 2 जाएगा, 6 कूलम बनेगा। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर है? हाँ सर ये तो क्लियर है। चलो होमवर्क डिस्कशन फटाफट कर लेते, फिर आगे पढ़ेंगे। बड़े आराम से हम चलेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए देखिए, न्यूट्रल बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज। न्यूट्रल बॉडी को निगेटिव चार्ज कैसे करते हैं? गिविंग सम एक्सेस प्रोटॉन। प्रोटॉन नहीं दिया जा सकता, न्यूट्रॉन से बॉडी चार्ज नहीं होती है। गिविंग सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यस। रिमूविंग सम प्रोटॉन, प्रोटॉन नहीं रिमूव होता। रिमूविंग सम इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, लेकिन उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा, निगेटिव चार्ज नहीं आएगा। तो न्यूट्रल बॉडी निगेटिव चार्ज कैसे होती है? उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, खत्म। उसको कुछ इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है। नो कॉपी मैंने लिख दिया था, नोट्स में नहीं लिखना। सारी बातें हम पहले लिख चुके हैं थ्योरी के फॉर्म में। अ पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन मेक न्यूट्रल। इसमें पॉजिटिव चार्ज है, उसको मुझे न्यूट्रल बनाना है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब आपको तुरंत से समझना पड़ेगा कि इसमें डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए पॉजिटिव चार्ज है। मान लो इसमें 4 प्रोटॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है प्रोटॉन के कंपेयर में, इसलिए पॉजिटिव चार्ज माना जाएगा। इसको कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज बॉडी कैन बी मेक न्यूट्रल बाय गिविंग सम इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नहीं दे सकते, प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है। यहां पे डी बता रहे, कौन डी बता रहे? गिविंग सम इलेक्ट्रॉन आंसर नहीं होगा क्या? फर्स्ट चलो फटाफट देख लेते हैं बेटा। ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बॉडी मास ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस देन बॉडी बिकम्स। अब देखो न्यूट्रल बॉडी है या कोई चार्ज बॉडी भी है, उसको और निगेटिव चार्ज कर रहे हो। अच्छा नहीं, तुम चार्ज कर रहे हो जिससे उसका मास बढ़ रहा है। तो मास कैसे बढ़ेगा? कुछ पार्टिकल दोगे तभी मास बढ़ेगा। और पार्टिकल चार्जिंग में हम क्या दे सकते हैं? सर इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ही दे सकते हैं। तो बताओ कौन सा चार्ज हो जाएगा? निगेटिव चार्ज में मास बढ़ता है और पॉजिटिव चार्ज में मास घटता है। एक बच्चा कह रहा है सी क्यों नहीं? रिमूविंग सम प्रोटॉन। अबे
इतनी बार बता दिया कि प्रोटॉन का आदान प्रदान संभव नहीं है, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा उससे, प्रोटॉन में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होता है। किसी बॉडी को अगर हम निगेटिवली चार्ज करते हैं तो उसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो पार्टिकल जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो अपना थोड़ा मास लेके जाएगा, स्लाइटली चेंज होगा लेकिन होगा। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी है उसको हम पॉजिटिव चार्ज कर रहे हैं, तो न्यूट्रल बॉडी को जब हम पॉजिटिव चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसका मास स्लाइटली घटेगा। क्लियर है क्या? हाँ सर। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज फ्रैंकलिन, ईएसयू, ईएसयू इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, बिगेस्ट फैराडे होता है। ठीक है, बॉडी इज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, देन इट मीन इट गेन सम प्रोटॉन, नहीं लॉस्ट नहीं, प्रोटॉन नहीं, गेन सम इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव होगा, लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज मतलब डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब लॉस्ट सम इलेक्ट्रॉन। श्योर चेक ऑफ प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज रिपल्सन, रिपल्सन बिटवीन द बॉडीज, श्योर चेक ऑफ चार्ज, श्योर चेक ऑफ चार्ज। Which of the following is not true about the electric charge? Charge on the body is always integral multiple of certain smallest charge, that is electronic charge, सही है। चार्ज इज स्केलर, ये भी सही है। नेट चार्ज ऑन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ये भी सही है। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कैन बी रिमूव्ड इनटू एनर्जी, अच्छा कन्वर्टेड, चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, रॉन्ग हो गया। तो आपका आंसर इसमें कहां चला जाएगा? फोर्थ। देखो एनर्जी कंजर्व रहता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन चार्ज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, चार्ज एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। तो चार्ज इज आइसोलेटेडली कंजर्व्ड, वो खुद में कंजर्व रहता है, वो खुद में कंजर्व रहता है। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू चार्ज, गलत है, करेक्ट बोला है। चार्ज द पार्टिकल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, नहीं, चार्ज इनवेरिएंट होता है। चार्ज द बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल सर्टेन, ये सही है। चार्ज द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, नहीं, निगेटिव भी तो हो सकता है। तो इसमें तुम्हारा आंसर क्या जाएगा? थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज नॉट पॉसिबल। कोई भी पॉसिबल और इम्पॉसिबल चार्ज आपको देखना है, ये एमआई स्टार बॉक्स आप फॉर एमआई स्टार बॉक्स फॉर चेक पॉसिबल चार्ज, फॉर चेक पॉसिबल चार्ज, पॉसिबल चार्ज, कोई भी चार्ज पॉसिबल है या नहीं उसको कैसे चेक करते हैं? पुट Q बराबर एनी वेयर n मस्ट बी इन इंटीजर, n cannot be fraction, n cannot be in fraction। अगर n इंटीजर में आ रहा तो चार्ज पॉसिबल है, n फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। बट चार्ज Q में बी इन फ्रैक्शन, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है। बच्चा पता है इंटीग्रल क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल में होता है, मतलब चार्ज इंटीगर होगा, नहीं चार्ज इंटीजर नहीं होता, चार्ज फ्रैक्शन में हो सकता है, n इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, n मस्ट बी इन इंटीजर, n कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, बट Q मे बी इन फ्रैक्शन। Q का फ्रैक्शन में होना Q का इंटीजर में होना जरूरी कि n का इंटीजर में होना जरूरी? n का इंटीजर में होना जरूरी। तो जब भी कोई भी चार्ज तुमको चेक करना हो तो सीधा Q बराबर n ही रख के चेक करोगे। चलो, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -18, ये Q हो गया तुम्हारा। Q को n इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 रखो। बेटा देखो 1.6 से 1.6 कटेगा, -19 इधर आके +19, 10 का पावर 19, 10 का पावर -18, मतलब n बराबर 10 आ रहा है। 10 तो इंटीजर है, पॉसिबल है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ये भी पॉसिबल है। 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम ये पॉसिबल नहीं है। तो आपका आंसर थर्ड चला जाएगा क्या? बहुत इजी है, क्योंकि यहां पे छोटा चार्ज देखो 10 का पावर -19 कूलम से छोटा होगा ना 10 का पावर -20 कूलम, हाँ, तो पॉसिबल कैसे हो गया? उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे कराता हूं आपको, इसको कॉपी में नहीं लिखना था, इसको देखो, Q बराबर मान लो मैं लिखता हूं 32 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? ये पॉसिबल है कि नहीं? बोलो, 10 का पावर -19 से छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? ए और बी में आंसर करेक्ट करके बताओ, चूज करके बताओ। Q बराबर 32 इंटू 10 का पावर सॉरी ओहो गलत लिख दिया मैंने, सॉरी गलत लिख दिया। Q बराबर 32 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम, ये ले, ठीक है ना? अब करो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं? Q बराबर 32 इंटू 10 टू द पावर -20 कूलम, इज दिस पॉसिबल और नॉट? बताओ तो भाई फटाफट, बहुत आसान सी बात है ये, कोई खास बात नहीं है। बताओ पॉसिबल है कि नहीं? बताओ। Q बराबर 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस कूलम। देखो 10 का पावर -19 कूलम इंटू 1.6 इलेक्ट्रॉनिक का चार्ज होता है। 10 का पावर -19 से नीचे अगर पावर करोगे तो चार्ज पॉसिबल नहीं हो पाता है।
तो बताइए ये चार्ज पॉसिबल है कि नहीं, बताओ बताओ, सोच के बताओ, नॉट पॉसिबल और पॉसिबल। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग नॉट पॉसिबल सोच रहे होंगे क्योंकि 10 का पावर -20 है, लेकिन आप गलत है, ये चार्ज पॉसिबल है। तो 10 का पावर 19 से छोटा हो गया ना 10 का पावर -20, तो यहाँ भी तो 32 लिखा है, वो तो देख, वहां भी तो 32 लिखा है। कई बार बच्चे यहाँ पे फेल टू स्टॉप पोल, स्टॉप पोल तो कर दिया, स्टॉप तो हो गया भाई पोल, ठीक है। अब देखो ये 41% लोगों के साथ ये क्या तगड़ा स्कैम है, तो इतना आसान क्वेश्चन में तुम्हारे साथ स्कैम हो गया भाई। लिख ले इसको कॉपी में, नोट करो इसको, नोट करो भाई। देख रहे हो 41-42% लोगों के साथ ये स्कैम हुआ है। आओ इधर देखते हैं, चलो। तो चार्ज तुमको दिया है 32 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, जो क्यू है उसको एन ई के बराबर रखेंगे, एन इंटू ई, तो ये है 32 इंटू 10⁻⁻20 बराबर एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ध्यान से देखोगे तो इसको मैं 32 को लिख सकता हूं 3.2 इंटू 10⁻⁻19 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो कैसे लिख लिया ये आपने, देखो बेटा ऐसा है, मान लो मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया तो 10 इंटू 10⁻⁻20, 10⁻⁻19, और 32/10 3.2, आसान है। 3.2 से 1.6 कैंसिल करोगे 2, 10⁻⁻19 से 10⁻⁻19, मतलब n बराबर 2 आ रहा है, 2 तो इंटीजर है। तो भाई सीधा सीधा 10⁻⁻20 देखा तुमने, सोचा ये पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 10⁻⁻20 10⁻⁻19 से भी कम है, सीधा तुमने कर दिया। कैसे काम चलेगा बताओ, सॉरी बोलो खुद को, मुझे क्या बोलोगे खुद को, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया, तो Q बराबर एन ही पुट करेंगे और चेक करेंगे। अब चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इसमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 1 कूलम बाई 100, बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं, पहला तो 1 कूलम बाई 100 तो बहुत बड़ा चार्ज होता है, अगर तुम 1 कूलम बाई 100 को पुट भी करोगे Q बराबर एन ई, तो देखो चार्ज कितना है 1 कूलम बाई 100 इज इक्वल टू एन को रखोगे 1 एन को एन रहने तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को रखोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चलो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं तुमको ये, तो देखो n बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई एन बराबर, इसको नीचे रखेंगे तो 100 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 10 का पावर तो 10 का पावर -19, क्या 10 का पावर -17 होगा, वो ऊपर चला जाएगा, तो 10 का पावर 17 डिवाइडेड बाई 1.6। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 का पावर 16, सर लिख सकते हैं, 10 अलग कर लिया ना बेटा, 17 था तो 16 इंटू 10 लिख लिया। अब 1.10 डिवाइडेड बाई 1.6 कैंसिल करोगे तो 6.25 आएगा, तो सर देखो यहां पे n आपका फ्रैक्शन में आ गया 6.25 इंटू 10⁻16। सर ये तो आपका फ्रैक्शन में है फ्रैक्शन में, हाँ सर फ्रैक्शन में, तो बताओ पॉसिबल है कि नहीं। अरे भाई यहाँ चाचा बैठा हुआ है 10 का पावर 16, उसमें से 2 जीरो निकालो, फ्रैक्शन की डैश हो जाएगी, 625 इंटू 10 का पावर 14, आ गया होल नंबर, आ गया होल नंबर। अरे हाँ सर जी, तो बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। यस दिस इज वेरी मच पॉसिबल, वेरी मच पॉसिबल, देख लो आराम से। सर ये 1 इलेक्ट्रॉन बाई 50, तो देखो यहाँ पे यूनिट में ना कूलम नहीं लिखा है, ये क्या लिखा है 1/50 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 1/50 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा है, समझने की कोशिश करो, 1 इलेक्ट्रॉन बाई 50 लिखा है, मतलब ये कूलम नहीं है, ये कह रहा है 1/50th चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये नॉट पॉसिबल। अब देखो सी लिखना और ई लिखने में फर्क है कि नहीं, जब तुम्हें ये लिखा है 1/100 ऑफ सी, इसका मतलब है कि एक कूलम का 100 पार्ट, 1/100 ऑफ कूलम, ये बहुत बड़ा चार्ज है, देखो इतना नंबर आएगा। लेकिन ये तो सीधा सीधा कह रहा है 1/150, देखो चार्ज कितना लिखा है सर, चार्ज लिखा है 1/50 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और चार्ज को हम क्या लिखते हैं n इंटू ई, ई से ई कट गया, n बराबर 1/50 आ रहा है, जो फ्रैक्शन में हो जाएगा, जो फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो समझो ई लिखना और सी लिखने में फर्क होता है। 4.8 इंटू 10 का पावर -23, अब तो नहीं हो पाएगा ये, अब तो नहीं हो पाएगा ये भी नहीं हो पाएगा, तो आंसर आएगा आपका फर्स्ट, सॉरी ये भी तो है 1.56 इंटू 10⁻⁻18 कूलम, चेक कर लो क्या बोले, फॉलोइंग चार्जेस पॉसिबल, क्यू बराबर एनी, तो 1.56 इंटू 10⁻18 बराबर n इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, तो ये इधर जाएगा तो तुम्हारा हो जाएगा 10, मतलब 15.6, n बराबर 15.6 डिवाइडेड बाई 1.6, ये नहीं आएगा,
इंटीजर में दिखेगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। भी पॉसिबल है, एक मिनट, 144 थोड़ी 156 आ रहा है, 15 पॉइंट, ये क्या आ रहा है, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो n बराबर आएगा 15.6 डिवाइडेड 1.6, 10 करोगे तो 160 आएगा। डी कहां पॉसिबल है, तो फ्रैक्शन में आ जाएगा ना। देखो अगर 10 9 से करते तो 144 होता, तो 14.4 होता तो 9 टाइम्स कटता। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे आप ये लिख लीजिए, इसको नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा, एक सवाल एक सवाल ये नोट्स में कॉपी कर लीजिए। ठीक है, 15.6 को 1.6, अरे भाई गुना भाग नहीं आता क्या, $9.75 आ रहा है भाई, सीधा सीधा दिख रहा है ना, 156/16, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो ना, 156/16, ऐसे चेक कर लो। जिस लो ये बढ़िया सवाल है, 1 कूलम/100, 1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई 50, इतना इतना, तो ये लिख लेना कॉपी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 9.75 तुम्हारा तो फ्रैक्शन में हो गया ना भाई, ये तो साफ साफ दिख रहा है ना आपको कि 156/16, अगर 160/16 होता, 144/16 होता तो 9 10 से कटता। क्लियर, अच्छा कह रहा सी पॉसिबल है, 4.8 इंटू 10⁻⁻23 है, तो -23 सी उतारोगे, सी पॉसिबल है, सी आपको पॉसिबल लग रहा है। ठीक है बेटा, मेरी गलती है जो मैंने सी चेक नहीं किया, आप पे भरोसा कर लिया। ये चार्ज है बराबर n इंटू 1.6 इंटू, लिख लीजिए बाकी लोग इस सवाल को लिख लीजिए। अब देखिए बेटा यहाँ पे 1.6 से कैंसिल कर दो, 16 3 48 30 आ जाएगा, और 19 है और 23 है, तो 10 का पावर -4 आएगा। तो n बराबर देखो -23 है -19 है, तो -4 आएगा, मतलब 0.0003 n आ रहा है। तो n की वैल्यू इतना छोटा नंबर में पॉसिबल है ना, 0.1 तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये पॉसिबल हो जाएगा। शर्म करो जो थर्ड बोल रहे थे, शर्म करो, शर्म करो जो थर्ड बोल रहे थे। ठीक है, चलो बढ़िया, लिख लिया भाई, ये सवाल लिख लेना, अच्छा है। Which of the following is not true about the electric charge? Electric charge is scalar, सही है। Charge is isolated system is always conserved. Particle having non-zero rest mass can have zero charge. Non-zero rest mass can have zero charge, हाँ सही है। A particle having zero rest mass, मतलब rest mass उसका जीरो है, can have non-zero charge, कैसे पॉसिबल है? Non-zero charge मतलब वो कह रहा है उसके पास चार्ज होगा, तो रॉन्ग हो गया, आंसर चला जाएगा आपका फोर्थ। मुझे पता है कि आप यहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा फंसेंगे, मैं फिर बताता हूँ। पार्टिकल हैविंग नॉन जीरो रेस्ट मास, नॉन जीरो रेस्ट मास मतलब मास है, बट हैव जीरो चार्ज मतलब चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल बॉडी, उसके पास मास है लेकिन चार्ज नहीं है। अ पार्टिकल हैव जीरो रेस्ट मास मतलब मास जीरो है, बट हैव सम चार्ज, चार्ज इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब मास जीरो है तो चार्ज आया कहां से, चार्ज तो मास के ट्रांसफर से आता है, डी आंसर हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ चार्ज, फैराड, कूलम्स, स्टैट कूलम, फैराडे। अब ये कंफ्यूजन वाला सवाल इसलिए मैंने तुमको करने के लिए दिया था, सुनो। माइक्रोफैराड कैप्स्टर का यूनिट होता है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये चार्ज का यूनिट नहीं होता, फैराडे चार्ज का यूनिट होता है। स्टैट कूलम तो आप जानते ही हो, कूलम, स्टैट कूलम, एब्सोल्यूट कूलम, फैराडे, ये सब चार्ज है, ये सब चार्ज की यूनिट है, लेकिन फैराड आपका चार्ज का यूनिट नहीं है। समझ में आया? विल 10 का पावर 14 इलेक्ट्रॉन, 10 का पावर 14 इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम अ न्यूट्रल मेटल स्फीयर, देन नेट चार्ज ऑन द स्फीयर बिकम्स, तो Q बराबर आप लिखेंगे N, N की वैल्यू है 10 का पावर 14 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो 1.6 रहेगा, 10 का पावर 14, 10 का पावर -19, तो 10 का पावर आ जाएगा ये 5, -5 कूलम। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 1.6 को अगर आप 16 लिखो तो 10 का पावर -6 हो जाएगा, मतलब 16 माइक्रो कूलम। और क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पहला आंसर आएगा। जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव। क्लियर है? ये सवाल मैंने आपको बोला था कॉपी करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, अ कंडक्टर हैज 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, एक कंडक्टर के पास जो चार्ज है वो है 14.4 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। देन कंडक्टर हैज, तो सबसे पहले चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तो कंडक्टर क्या किया होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज किया होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में गलत है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में गलत है। अब Q बराबर आप सीधा लिखेंगे N इंटू ई,
n बराबर आ जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये इससे कट जाएगा, देखो 14.4 डिवाइड 1.6 9 टाइम्स कटेगा 144, एक 14.4 बटा 1.6 इसको लिख सकते हैं 144 बटा 16, 9 टाइम्स कट जाएगा। तो 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट, मतलब डिफिशियंसी है 9 इलेक्ट्रॉन की। बहुत छोटे सवाल है, आई एग्री, बहुत छोटे सवाल है, लेकिन कर लो एक बार। चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल पर चार्ज होता है +2e, तो 32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। चलो, बॉडी हैज -80 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। द नंबर ऑफ एडिशनल इलेक्ट्रॉन इन इट विल बी, निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन दिया होगा, कितना दिया होगा, तो Q हमको दिया है, E निकाल लो। देखो -80 माइक्रोकूलम है, तो रख सकते हो -80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम इज इक्वल टू n। आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो n को निगेटिव लेते हैं, अरे एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को। तो ऐसा करो 1.6 16 5 80, तो कट के 50 गुना हो जाएगा ये, और माइनस से माइनस कट गया, तो n बराबर उधर आ गया 50 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -19, -19 -6 -13 हो जाएगा। तो n बराबर आपका आ रहा कुछ 50, 5 इंटू 10 टू द पावर -12, 10 है ना, तो 10 का पावर 1 -12, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कह रहा है 5 इंटू 10 का पावर 14, कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ गलत कर दिया बिल्कुल, ये कटेगा तो 10 का पावर 13 आएगा ना, ये -19 नीचे 6 ऊपर, तो 10 का पावर 13, 13 और 1 14, 10 का पावर 14। 5 इंटू 10 टू द पावर 14, देखो 5 इंटू 10 टू द पावर 14, एकदम सी सही है। चलिए साहब, चलिए अब यहां तक हमने कंप्लीट कर लिया है, जो भी तुम्हारा होमवर्क था सारे करा दिए। अब ये होमवर्क में 2 ही क्वेश्चन आपको लिखने के लिए मैंने दिए थे। क्यों 2 ही क्वेश्चन लिखने के लिए दिए थे? क्योंकि 2 से ज्यादा आपको लिखना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन थे। चलो देखो बेटा, कितना लिया मैंने, 25 मिनट लगा। 25 मिनट में मैंने तुमको एक बार रिवाइज भी करा दिया और एकदम बेसिक से सवाल करा दिए, जिससे तुमको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। समझ गए? कोई खास बात नहीं है, कितने सवाल सही हुए बता दो। अब हम जो चार्ज क्वांटाइज्ड होता है उसका कुछ एक्सेप्शंस होता है, एक्सेप्शंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सिलेबस में नहीं है समझना, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि हमने बोला कि Q जो पॉसिबल है किसी भी बॉडी पे, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ E के पॉसिबल हो, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल, जहां पे n हमेशा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन इंटीजर में होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे बॉडी होते हैं जिस पर चार्ज फ्रैक्शन में भी पॉसिबल होते हैं। जैसे कौन सी बॉडी होती है वो? जैसे चार्ज ऑन क्वार्क्स। तो चार्ज ऑन क्वार्क्स की बात करोगे तो 2 तरह के मेनली क्वार्क्स होते 6 तरह के, लेकिन आप थोड़ा 2 तरह के समझ लो, चार्ज ऑफ अप क्वार्क एंड चार्ज ऑफ डाउन क्वार्क। चार्ज ऑफ अप क्वार्क होता है +2/3e एंड डाउन क्वार्क होता है -1/3e। ये मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन फिर भी नीट का कोई भरोसा नहीं है। नीट एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी। तुमसे भी पूछ देगा कि इस बार बिहार का मुख्यमंत्री कौन बने, तुम पूछोगे सर ये तो सवाल कहां से आ गया फिजिक्स में, बोलेगा होता है बिहार का मुख्यमंत्री कौन है, ये अपडेटेड रहना चाहिए, आप डॉक्टर बनेंगे, आप पोस्टेड होंगे, बिहार में जाएंगे, आपको पता होना चाहिए, तो ये भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछ सकता है, सिलेबस में होना ना होना बड़ी बात नहीं होती है, ये बेसिक चीज है, ठीक है सर। मतलब अगर चार्ज E के इंटीग्रल पॉसिबल में होना चाहिए, n हमेशा इंटीजर में होना चाहिए, तो यहां तो इनफ्रैक्शन में हो गया, 2/3 ही आ गया, और यहां पे तो -1/3, मतलब 1/3 ऑफ n की वैल्यू 1/3। आप तो करेगा 1 2 3 एग्जिस्ट करेगा, यहां पे तो 1/3 2/3 आ गया, तो गलत हो गया। हाँ गलत। तो क्या इनवैलिड हो गया क्वांटाइजेशन का लॉ? हाँ इनवैलिड हो गया। लेकिन वो कहां इनवैलिड हुआ? वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के अंदर क्वार्क्स होता है, क्वार्क्स फ्री स्टेट में वैलिड नहीं होता है। तो सुपरफिशियल लेवल पे लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज स्टिल वैलिड, बट उसके अंदर वाले में थोड़ा सा ये इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। अब क्या बोलोगे कि क्या लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन खत्म हो गया? नहीं, ऊपर सरफेस लेवल पे ही रहेगा। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन इज स्टिल वैलिड बिकॉज क्वार्क्स आर नॉट एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट। क्वार्क्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओ हो, इसीलिए, हाँ इसीलिए क्वार्क्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट ही नहीं करते। पर समझ गया। और अगर आप तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इस सीख लो, जो प्रोटॉन होते हैं ना, प्रोटॉन वो 3 क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, उसमें 2 होता है अप क्वार्क और 1 होता है डाउन क्वार्क। तो टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे? 2 अप क्वार्क का देखो, 2/3e प्लस 2/3e माइनस 1/3, तो टोटल 3 एलसीएम ले लो, 2 2 4, 4 - 1, 4 - 1, देखो ना भाई एलसीएम लो 3,
तो देखो 2e और माइनस e, तो क्या होगा 4e माइनस e, बताओ क्या हो गया 3e/3, 3 से 3 कट गया, प्लस e चार्ज आ गया। तो प्रोटॉन ऐसे बनता है। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, लेकिन वो भी चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना होता है। न्यूट्रॉन को अगर देखोगे तो ये भी 3 क्वार्क से मिलकर बना होता है, अप, डाउन और डाउन। तो इसका टोटल चार्ज होगा 2/3e माइनस 1/3e माइनस 1/3e। तो टोटल चार्ज आ जाएगा बेटा 3, एलसीएम ले लो, 2 माइनस 2 मतलब 0, लिख लो इसको। ठीक है ना, बोर्ड में था ये, सीरियसली। हाँ, अब इस पर रिसर्च नहीं करना कि सर क्वार्क कैसे रहता है, क्वार्क कहां रहता है। मैं तुमको बताऊं, मैं तुमको मजा भी आएगा अगर अंदर घुसूंगा तो। हाँ, अंदर घुसूंगा तो मजा भी आएगा। थोड़ा घुस के बाहर निकलता हूं, देखना। पता है क्वार्क दो जो है बचे हुए, उसका नाम क्या है पता है? ब्यूटी क्वार्क, चार्म क्वार्क। समझ रहा है? ब्यूटी क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, है ना। तो छोड़ दे, अंदर मत घुस ज्यादा। बस इतना समझ ले कि अंदर क्या होता है, चार्ज कैसे ट्रांसफर होता है क्वार्क से, क्वार्क कहां जाके चिपकता है, ये सब नहीं समझना तुमको। बस लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन अभी सुपरफिशियल लेवल पे स्टिल वैलिड, ऑन सुपरफिशियल लेवल। न्यूक्लियस के अंदर ये ऐसा हो जाता है। ब्यूटी क्वार्क देखा है? ब्यूटी को कौन है? ब्यूटी क्वार्क का नाम है, तो चार्म क्वार्क का नाम है। ठीक है, तो बस इतना याद रख कि दो तरह के क्वार्क्स है, अप और डाउन क्वार्क। ये अप क्वार्क और ये है डाउन क्वार्क। ब्यूटी, इधर देख। सर ये कौन साइंटिस्ट था जो ये नाम रखा था? तो ये नए नौका साइंटिस्ट सब है ना, उन्होंने ये सब ढूंढा है, चार्म क्वार्क, ब्यूटी क्वार्क, इसलिए ऐसा नाम रख दिया। चलो फटाफट लिखो प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। अब 2-3 क्वेश्चन थोड़े से चार्ज के, क्वांटाइजेशन के थोड़े अलग टाइप के करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर हम तुमको दिखाऊंगा चार्ज का लेन देन। ठीक है ना, चार्ज का लेन देन और डीप में कैसे होता है। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, 2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय अ बॉडी पर सेकेंड। मतलब एक बॉडी है जो पर सेकेंड चार्ज ले रही है कि इलेक्ट्रॉन ले रही है? इलेक्ट्रॉन ले रही है। कितना? 2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय बॉडी पर सेकेंड। मतलब dN/dt, नंबर ऑफ चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड तुमको दिया है कितना? 2 × 10⁻11 पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ले रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग पर सेकेंड। देखो 2 × 10⁻11 इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड। ठीक है, देन फाइंड टाइम इन विच बॉडी विल गेट टोटल चार्ज ऑफ 6.4 × 10⁻⁻7 कूलम। तो टोटल चार्ज बॉडी 6.4 × 10⁻⁻7 कूलम कितने टाइम में गेन कर लेगा? फाइंड टाइम, कितने टाइम में गेन कर लेगा? फाइंड टाइम, फाइंड टाइम इन विच बॉडी विल गेन इतना चार्ज। अब तुम खुद करो इसको, मैं तुमको नहीं करके दिखाऊंगा, तुमको खुद सोचना है, खुद करना है, खुद टाइम निकालना है। बहुत लेंदी और भारी सवाल नहीं है, आराम से करिए इसको, आराम से करिए इसको, आराम से करिए। सर देखो, चार्ज पर सेकेंड कितना ले रहा है? वो इतना है। तो 1 सेकेंड में चार्ज इतना ले, तो टी मतलब 1 सेकेंड में इलेक्ट्रॉन इतना गया है, तो टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा निकाल सकते हैं। हाँ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन टी टाइम। बहुत बेसिक सी बात, पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा वो निकाल सकते हैं। हाँ बताओ, इतना इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में, तो टी टाइम में इलेक्ट्रॉन होगा 2 × 10⁻11 × टी। सर देखो ना, कांस्टेंट रेट से जा रहा है, इतना ही पर सेकेंड से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पर सेकेंड इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? निकाल लिया सर, निकाल लिया। तो मुझे बताओ चार्ज कितना गेन करेगा टी टाइम में? चार्ज गेन इन टी टाइम, इन टी टाइम, तो चार्ज गेन Q = N ही होता है। तो कितना इलेक्ट्रॉन आया है टी टाइम में वो हमें पता है, तो कितना चार्ज आएगा? N × T कर दो। तो 2 × 10⁻11 × T मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, 10⁻⁻19 कूलम। इसको सॉल्व करोगे तो क्या ये तुम्हारा निकल के आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई टू 3.2, मल्टीप्लाई करो 3.2, 10⁻11 10⁻⁻19, तो 10⁻11 10⁻⁻19 को सॉल्व करोगे तो ये कितना होगा? 10⁻8, 10⁻⁻8। इतना कूलम चार्ज टी टाइम में आया है। तो टी टाइम में इतना चार्ज आया है, और टी टाइम में ये इसको, अच्छा इंटू टी, टी भी तो है, ये टी भी तो है, टी टाइम में इतना चार्ज है, और टी टाइम में जो चार्ज गेन करना है वो इतना करना है, तो उसके बराबर रख दो। तो 6.4 × 10⁻⁻7 बराबर ये रख दो
3.2 इंटू 10⁻⁸ इंटू टी, ये कट के जाएगा इधर 2, 10 का पावर -8 उधर जाएगा तो 10 का पावर +8 -7, 20 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपका जवाब आया है 20 सेकेंड? बहुत आराम से सॉल्व किया है अपन ने। तो क्या कुछ इस तरह का सवाल आएगा तो कर लोगे? सर कर लेंगे। अच्छा बताओ, ये कांस्टेंट रेट से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, अगर वेरिएबल रेट से इलेक्ट्रॉन आता तो क्या करते? तो सर इंटीग्रेशन करके करना पड़ता। जैसे मैं बोलता 2 इंटू 10 का पावर 11 इंटू टी इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड एक्वायर कर रहा है, मतलब वो टी टाइम डिपेंडेंट है रेट, तो यहां पे dq बाई dt लिखते, इस dt को यहां ले जाते, इंटीग्रेशन करके करना पड़ता। बोलो कराऊं ऐसा सवाल एक और? समझ में आया? बड़ा आसान है। इतना इलेक्ट्रॉन एक्वायर्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड, देन फाइंड टाइम आफ्टर विच द बॉडी विल गिव इतना चार्ज। सुनो, पर सेकेंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, तो टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज होगा? सर इतना चार्ज होगा। टी टाइम में कितना चार्ज गेन करना है? इतना, तो रख दो, ये रख दो, टोटल टी टाइम इतना चार्ज गेन किया और इतना करना था क्वेश्चन में, बराबर रख दो, टाइम आ जाएगा। ठीक है, कराऊं? जब वेरिएबल रेट से आ रहा होगा तो कराऊं? ये आसान है, लिख लिया कॉपी में? हाँ सर लिख लिया। वेरिएबल रेट से चार्ज आ रहा होगा वो कराऊं? वेरिएबल रेट से चार्ज आ रहा होगा वो कराऊं? चलो इसको लिखो, पहले इसको लिखो, फिर वेरिएबल रेट से चार्ज आ रहा होगा वो करा दो। सर नहीं आया, ठीक है नहीं आया तो सवाल पर 2 इंटू 10 का पावर 11 इलेक्ट्रॉन आर एक्वायर्ड बाय बॉडी पर सेकेंड, इसका मतलब क्या बता? सर इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड वो ले रहा है, ठीक है, तो इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकंड जो ले रहा है वो कांस्टेंट रेट से ले रहा है, तो 1 सेकंड में इतने ले तो 2 सेकंड में इसका डबल, 3 सेकंड में इसका 3 गुना, तो टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन लेगा? टी टाइम में इतना इलेक्ट्रॉन लेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता तो चार्ज निकाल सकते हैं। हाँ, तो अगर टी टाइम में इतने इलेक्ट्रॉन है तो टी टाइम में चार्ज कितना होगा? सर एन इंटू टी, टी टाइम में चार्ज निकाल लिया और टी टाइम में कितना चार्ज गेन करना है ये मुझे पता था, बराबर रख दिया, आंसर आ गया। ये भी नहीं आया तो फिर तो झक मार झक मार झक। चलो इधर देखो, इधर देखो, if 2 into 10 to the power 11 p per second electron are required by the body per second, then find time after which the body gets total charge of 6.4 into 10 to the power -5 कूलम will get, -5 कूलम will get। करो कितने टाइम में इतना चार्ज उस पर आ जाएगा। तो पीछे वाले सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है, पहले ये पहचानो। पीछे वाले सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है ये बात पहचानो। तो देखो यहां पे तुमको दिया हुआ है कि इतना इलेक्ट्रॉन आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड, तो पर सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू टी। तो पहले जीरो टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन ले रहा है? टाइम जीरो रखोगे जीरो, फिर वो 1 सेकंड में इतना लेगा, अगले सेकंड में इसका डबल हो जाएगा, तीसरे सेकंड में इसका 3 गुना हो जाएगा, टाइम डिपेंडेंट। तो डीएन बराबर आ जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी इंटू डी टी। पहले यहां पे टी नहीं था, जब ये टी नहीं था तो ये कांस्टेंट था, तो dt से मल्टीप्लाई किया, dt का इंटीग्रेशन सिंपल टी आ जाए। देखो ना, पहले क्या था कि यहां पे टी नहीं था, सिंपल ये था, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो dn बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू डी टी। इंटीग्रेट करोगे तो n बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू टी, यही बचेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जैसा कोई चीज बचा नहीं ना यहाँ पर। ये dt है, dt का इंटीग्रेशन सिंपल टी आ जाएगा, तो टी से तो मल्टीप्लाई किया, देखो 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 टी। लेकिन यहां पे क्या है, वेरिएबल है। अब यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो जीरो टाइम में जीरो नंबर था, जीरो टाइम में कितने थे? जीरो नंबर थे, टी टाइम में एन नंबर आ जाएगा, तो डी एन का इंटीग्रेशन तुम्हारा यहाँ पे एन बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर 11 बाहर, टी का इंटीग्रेशन आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। लिमिट जीरो से टी टाइम में कितना नंबर आएगा वो निकालना है मुझे, तो 2 से 2 कट जाएगा, एन बराबर आएगा 10 का पावर 11 इंटू टी स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या आ गया? सर नंबर आ गया। यस, ये तुम्हारा नंबर आ गया टी टाइम में कितना है। तो नंबर आ गया तो चार्ज निकाल लो, Q बराबर होता है n इंटू ई। एन बताओ कितना है? 10 का पावर 11 इंटू टी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। और टी टाइम में जो चार्ज क्रिएट करना वो इतना करना है, इसके बराबर रख दो 6.4 इंटू 10 टू द पावर -5, ये जो गिवन है क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन में गिवन है। अब चलो इसको सॉल्व करो। 16 चौका 64, 4 10 का पावर 11 10 का पावर -19, तो टी स्क्वायर इंटू 10 का पावर -8 आएगा क्या? -11, हाँ 8 बराबर 4 इंटू 10 का पावर -5। -8 से -5 काटोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10 का पावर 3, तो टी स्क्वायर बराबर 400 आया, नहीं 4000 आया, तो टी इज इक्वल हो जाएगा √4000 सेकेंड। चाहो तो इसको 4 को बाहर निकालोगे 2, 100 को बाहर निकालोगे 10, 20 बाहर निकल जाएगा,
√10, इतना समय लगेगा, 20√10 सेकेंड, 20√10 सेकेंड। समझ में आया सवाल? थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, लॉजिकल है। बात समझ गए कि इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा। पाई कहां से लाए हो भाई, पाई कहां से आ रहे हैं? बात समझ में आया इंटीग्रेशन क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहां पे जो चार्ज पर सेकेंड वेरी कर रहा है वो टाइम डिपेंडेंट है। चार्ज पर सेकेंड वेरी कर रहा है वो टाइम डिपेंडेंट। क्लियर? 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 चलो बहुत बढ़िया, लिख लो इसको फटाफट। इंटीग्रेशन करके इन्हीं के बराबर रखना है, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉन का नंबर बता दूं कि इतना इलेक्ट्रॉन है तो उसमें कितना चार्ज होगा वो निकाल लोगे? जैसे मैं बोलूं 10 इलेक्ट्रॉन है तो 10 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा निकाल लोगे? सर एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है ई, तो 10 इलेक्ट्रॉन में होगा 10 ही। अगर मैं 50 इलेक्ट्रॉन बताऊं तो 50 ही, 100 इलेक्ट्रॉन बताऊं तो 100 ही। क्या निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तुम्हें बोलूं ये चार्ज वार्ज का चक्कर छोड़ो, मुझे ये बताओ मैंने एक बाल्टी में 1 किलो इलेक्ट्रॉन रखा है तो उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये निकाल लोगे? और निकाल लोगे तो बताओ कैसे निकालोगे? सर एक बाल्टी में 1 किलो इलेक्ट्रॉन रखा है, हाँ, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर यूनिटरी मेथड से निकाल लेंगे। अगर 1 किलो इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले देखेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने के लिए क्या देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg, एक इलेक्ट्रॉन का मास। तो n इलेक्ट्रॉन का मास होगा n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास बराबर टोटल 1 kg रख दो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा। TQ होगा ना सर? कहां से TQ हो जाएगा? T है तो T का इंटीग्रेशन T²/2 आएगा कि TQ हो जाएगा? कहां से TQ आ जाएगा इसमें? ठीक है, तो क्या ये तुम सोच सकते हो? हाँ। अब मैं मास और चार्ज दोनों को मिला के एक छोटा सा सवाल बना सकता हूं, छोटा सवाल बना सकते हैं। देखो मैंने छोटा सवाल पूछा तुमसे, फाइंड टोटल चार्ज ऑन 81.9 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बाल्टी में मैंने, देखो ये बाल्टी है और उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बाल्टी भर के इलेक्ट्रॉन। अब इस बाल्टी में कितने इलेक्ट्रॉन रखे हैं? सर मास पता है हमें, 81.9 kg इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इतना इलेक्ट्रॉन है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बता सकते हो? हाँ सर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर मान ले n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन का मास जो आएगा वो आएगा n इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ kg बराबर टोटल मास रख दे m टोटल। भाई एक इलेक्ट्रॉन के मास को मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है तो 2 का, सॉरी इसका 2 गुना, 3 का इससे 3 गुना, तो n का सबका n से मल्टीप्लाई करते टोटल मास, और टोटल मास तुमको दिया हुआ है तो n बराबर आ जाएगा, टोटल मास है 81.9 डिवाइडेड बाई 9.1 इंटू 10⁻³ 9 9 81, क्या 9 से कटेगा? हाँ, और ये ऊपर चला जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा 9 इंटू 10⁻31 kg नंबर। अगर इतने नंबर आ गया तो टोटल चार्ज इस पर कितना होगा? n तुम्हारा आ गया 9 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये आ जाएगा 1.6 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14.4 इंटू 10 का पावर -19 से माइनस से 11 12, 10 का पावर 12 कूलम, ये टोटल चार्ज आ गया। अब ये मैंने रिलेट कर दिया था पहले ही, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। नहीं तो बच्चा कहता है ये तुम बुझाए भी नहीं किया मास्टर, ये क्या कह रहे हो? अरे कितना आसान है भाई, इसमें टोटल मुझे मास पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो निकाल सकते हैं ना हम। सर कैसे निकाल सकते हैं? अबे एक इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है तो 2 इलेक्ट्रॉन का उसका डबल, 3 इलेक्ट्रॉन का उसका ट्रिपल, 4 इलेक्ट्रॉन का उसका 4 गुना, 5 इलेक्ट्रॉन का 5 गुना, तो एक n इलेक्ट्रॉन का होगा n इंटू मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बराबर टोटल मास। तो वहां से n पता चल गया, और जैसे n पता चल गया तो q बराबर n ही कर दिया हमने। बहुत छोटे छोटे से सवाल है यार, बहुत छोटे छोटे सवाल है, शर्म आ गया ये करके, शर्म आ गया। अब चलो पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए ठीक है पढ़ते हैं अब थोड़ा सा, ठीक है चलो आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम पढ़ेंगे चार्ज का लेन देन, चार्ज का लेन देन, लेन देन चार्ज का कैसे होता है। कई बार बच्चा ना कहता है कि सर आपने बोला था सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होते हैं। अब मैं बच्चे को कहता हूं कि देखो एक बॉडी है, इस पर 2 कूलम का चार्ज है, ठीक है, और एक बॉडी है इस पर न्यूट्रल है, इस पर टोटल चार्ज 0।
अब मैं कहता हूं कि देखो बेटा, दोनों मिला के चार्ज कितना होगा। सुनो, पहले धीरे धीरे समझ लो, सीख लो, तब आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला एक पर चार्ज है 2 कूलम, मेरे एक पर चार्ज है 0, तो दोनों मिला के चार्ज कितना होगा। बच्चा फट से कहता है सर दोनों मिला के 2 कूलम होगा। सर क्यों? क्योंकि Q1 है आपका 2 कूलम और Q2 है 0। Q2 है 0, तो टोटल चार्ज कितना होगा सर? 2 कूलम होगा। ठीक है, अब मैं बच्चे से कहता हूं कि मान लो यहां से 1 कूलम चार्ज मैंने इसको दे दिया उठा के, मैंने एक्स्ट्रा 1 कूलम चार्ज यहां से लेके इसको दे दिया, मैंने एक्स्ट्रा अपने जेब से नहीं दिया, मेरे जेब में चार्ज है ही नहीं, मेरे जेब में नहीं है, मैंने इससे उठा के इसको दिया, तो इस पर कितना चार्ज बचेगा सर? +1 कूलम। और इस पे कितना आ जाएगा सर? 0 था, 1 दिया तो +1 कूलम आ जाएगा। ठीक है, बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं सर? आपके पास तो आप भिखारी आदमी हो और मैं चार्ज का भिखारी हूं, मेरे जेब में चार्ज नहीं है, मेरे हाथ में चार्ज नहीं, मेरे सर पे चार्ज नहीं है। मैंने क्या दिया, यहां से 1 कूलम उठा के इसको दे दिया, तो क्या यहां पे 1 कूलम बचेगा और यहां पे 1 कूलम बचेगा? हाँ, क्या ये आसान है समझना? सर बहुत आसान है। अब बच्चों के मन में एक डाउट आता है, सर क्या? सर एक बात बताओ, सर पॉजिटिव चार्ज तुम दे ही नहीं सकते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज कैसे दे दें? हम तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हैं हमेशा, हम तो चार्ज तो निगेटिव ही देंगे। अब थम जा, चार्ज का जो झोल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से आता है। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 1 कूलम चार्ज इसको देने का मतलब ही था कि इसमें से, अभी देखो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बना, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, कुछ इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो कुछ निगेटिविटी इसमें आएगा। एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज घट के 1 कूलम हो गया, और इसमें टोटल चार्ज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर था तो इसलिए 0 था, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज आया, और ये भी पॉजिटिव चार्ज आया। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हुआ यही है, यहां से इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन देना ये बार बार आपको बोला नहीं जाएगा, आपको ये बोला जाएगा कि मैंने यहां से 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो इस पर 1 बचा, इस पर 1 बचा, आपको ये कंसीडर करना है। लेकिन अगर हुआ कैसे होगा, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही हुआ होगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर पूछे कि क्या हुआ है, अंदर में कैसे चार्ज आया है प्लस, तो हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का लेन देन नहीं हो सकता। लेकिन एंड रिजल्ट अगर आपसे पूछे कि इस पर 2 था, 1 इसको दे दिया तो कितना बचेगा, तो चार्ज कंजर्व होता है सर जी, टोटल 2 था, 1 इसको दे दिया तो 1 और 1 बचेगा। चलो इसको और डीप में समझाता हूं, और इसको डीप में समझाता हूं, हालांकि इसको ना समझाऊं ना तो पूरे चैप्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आओ मैं तुमको इसमें डीप में होता हुआ दिखाता हूं, एक्चुअल में होता क्या है, इसको एक बार समझना जरूरी है। मान लो 4 प्रोटॉन है मेरे पास, न्यूट्रॉन कितने, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, न्यूट्रॉन तो चार्ज देता नहीं है। और इस बॉडी पे एटम लिया मैंने एक, 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज बताओ इस पर कितना होगा, बोलो आराम से बोलो, टोटल चार्ज। तो 4 प्रोटॉन है, यस, 2 इलेक्ट्रॉन है, यस, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो सीधा कहोगे 4e में से 2e घटा दो सर, +2e बचेगा, यस और नो सर? बचेगा। अब ऐसा ही एटम एक और लिया मैंने, ऐसा ही एटम एक और लिया मैंने, ऐसा ही एटम एक और लिया, एकदम डीप फील देखो, इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे 4 हैं, 4 इलेक्ट्रॉन सर, टोटल 4 है, टोटल 4 है, पूरा धमाधम भरा हुआ है। ये मत बोलना कि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा, ऊपर कैसे है, तो ले ग्राउंड में डाल देता हूं भाई, इतना डीप में थोड़ी ना भाई, चल चल डाल ही देता हूं, मैं डाल ही देता हूं, तो भी क्या याद रखेगा, डाल देता हूं। अब बता इसका चार्ज बोल सर, 0 कूलम। क्यों 0 कूलम? 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 - 4 करोगे 0 होगा। हाँ, ये दोनों सेपरेट है, तो ठीक है, दोनों सेपरेट है। अब मैंने क्या किया, इसको तार से जोड़ दिया, मान लो, या दोनों को टच करा दिया या तार से जोड़ दिया, इन दोनों को। जब इस यही दोनों एटम को मैंने तार से टच करा दिया, ये जोड़ दिया, तो होता क्या है, बाय डिफॉल्ट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, और लोअर से हायर पे नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है। मैं बताऊंगा, जैसे वो बाल्टी में पानी रखा है, बीच में छेद कर दो, दोनों लेवल में पानी बराबर हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही यहां पे होगा। और होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इस 4 एक्सेस है, एक इधर आ जाए, तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन तुम्हारा इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो करके इधर से इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर ज्यादा था। अच्छा, ट्रांसफर प्रोटॉन का नहीं होता, इलेक्ट्रॉन का ही होता है। हाँ, अब बोलो इस पर फाइनल चार्ज कितना बनेगा सर? 4 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, तो +E बचेगा। और इस पर चार्ज कितना बचेगा सर? +E बचेगा। और दोनों अगर सेम साइज का है तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। मतलब पोटेंशियल का इक्विलिब्रियम आगे समझाऊंगा, बस तू ये बता कि अगर एक ही इलेक्ट्रॉन यहां गया है तो क्या इस पर एक +E और +E आया है? हाँ, ठीक है। अब भूल जा कि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां गया। या ओवरऑल मैं ये कह सकता हूं कि इस पर चार्ज 2E था और इस पर 0 था, इसने अपना 1E चार्ज इसको दे दिया, तो इस पर बचा 1E,
2e में से एक ही रखा और एक ही इधर दे दिया, तो फाइनल इफेक्ट तो ये बोलोगे ना, फाइनल इफेक्ट तो ये बोलोगे ना। अब ये आया कैसे है इफेक्ट, ये आया कैसे, चार्ज कैसे आया इस पर प्लस ही, क्यों घट गया चार्ज, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने यहां से यहां दिया है। तो जब भी कहता हूं कि मैंने टोटल पॉजिटिव चार्ज में से कुछ इस पर दे दिया, तो क्या इस पर थोड़ा कम हो जाएगा और इस पर एक्स्ट्रा हो जाएगा? हाँ। ये एक्चुअल में लेन देन कैसे हुआ? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। क्या मैं हमेशा इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर का बात बोलूं कि मैं फाइनल इफेक्ट बता सकता हूं? बताओ, एकदम डीप फील आया कि नहीं आया? क्या पहली बार तुम्हें समझ में आया कि आखिर साला पॉजिटिव चार्ज जाता क्यों है? डीप फील के साथ बताओ, क्या तुमको पहली बार समझ में आया कि आखिर एक पॉजिटिव चार्ज किसी बॉडी से दूसरे बॉडी पर जाता कैसे? बोलो। बोलो, क्या तुम्हें पहली बार यह फील आया? अच्छा, इसमें टोटल चार्ज बोलो, टोटल चार्ज बोलो। सर टोटल चार्ज इसमें होगा +2e, 0 तो +2e बचेगा। अच्छा, इसमें टोटल चार्ज बोलो। सर इसमें भी टोटल चार्ज बनेगा +e +2e। क्या टोटल चार्ज कंजर्व है? हाँ। तो क्या कहते हैं हम? कमेंट बॉक्स में जो रिकॉर्डेड या लाइव दोनों देख रहे हैं, कमेंट करके बताए एकदम डीप फील के साथ समझ में आया कि पॉजिटिव चार्ज आखिर जाता कैसे। तो मैं अगर पॉजिटिव चार्ज आता हुआ बता दूं, अंदर की बात घुस के ना बताऊं, तो कोई परेशानी वाली बात इसमें नहीं होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती है। क्या इसी को हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? बताओ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम तुम मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, किसको कहते हैं? किसको कहते हैं सिस्टम? किसको कहते हैं सिस्टम? मैं और तुमको सिस्टम मान सकते हैं, मैं 50 लोगों को मिला के सिस्टम मान सकता हूं, 2 लोगों को मिला के सिस्टम मान सकता हूं। तो टोटल चार्ज इन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। क्या मैं ये स्टेटमेंट अगर लिखता हूं, चलो पहले ये इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज हम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज कांट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, चलो इतना लिख लो, चलो लिख लो। एंड्रोरा फील आया एकदम? बहुत बेसिक से मैंने बताया कि आखिर इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से ही चार्ज आता है, लेकिन इफेक्ट हम क्या बोल सकते हैं? इस पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे न्यूट्रल था, इसने अपना कुछ पॉजिटिव इसको दे दिया। अब ये पॉजिटिव दिया कैसे? हुआ इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से। लेकिन ये यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बोलने का मतलब भी क्या है? यहाँ पे प्लस ही चार्ज है, यहाँ पे प्लस ही चार्ज है, तो इस पर 2 ही चार्ज में से एक इधर आ गया, यही बोलोगे इफेक्ट। लेकिन अंदर में क्या हुआ है वो समझो, होता वैसे ही। लिख लो इसको, लिख लो, चार्ज का लेन देन। लिख लो, लिखो जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ये पूरा डायग्राम बना के अच्छे से लिखो, जल्दी से, फटाफट फटाफट फटाफट। कम ऑन गाइस, लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज, लिखिए प्लीज। चलिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल चार्ज कंजर्व है, इसका मतलब यही हुआ ना, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्व्ड इन यूनिवर्स, कंजर्व्ड इन यूनिवर्स। बोलो सही है कि गलत? टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्व्ड इन यूनिवर्स, यूनिवर्स में टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है, क्योंकि चार्ज तो हम बना नहीं सकते, तो जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो भी कंजर्व करेगा, टोटल नेगेटिव चार्ज भी कंजर्व करेगा। बोलो 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 बोलो। या किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर लो, यूनिवर्स या आइसोलेटेड सिस्टम, यूनिवर्स या आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। जल्दी बता मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे काले, जल्दी बता। ऑप्शन नहीं दिया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, यस नो। भाई चार्ज को हम बना नहीं सकते और चार्ज को हम खत्म भी नहीं कर सकते, तो यूनिवर्स में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा वो कंजर्व रहेगा, या किसी सिस्टम में टोटल पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो कंजर्व रहेगा। देखो, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्व इन यूनिवर्स, पीछे भी देखोगे तो ऐसा तुमको दिखाई देगा, यस और नो? बोलो
देखो यहां भी देखो, टोटल पॉजिटिव चार्ज की काउंटिंग करें, 4 प्रोटॉन था, 4 प्रोटॉन था, 8 प्रोटॉन है। यहां भी टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो 8 प्रोटॉन है। और क्या बात करता है, बोलो बोलो। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कंजर्व्ड इन द यूनिवर्स एंड सिमिलरली टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज, अरे तो इलेक्ट्रॉन को खा जाएगा क्या, प्रोटॉन को खा जाएगा क्या, चार्ज कंजर्व्ड इन यूनिवर्स, बोलो, और आइसोलेटेड सिस्टम। क्या लग रहा है जनता, जनता लग रहा है एकदम सही कह रहा हूं मास्टर, ये तो पूरा का पूरा चार्ज कंजर्व रहता है, तो पॉजिटिव चार्ज भी कंजर्व रहेगा। यस सही है, नहीं होता ये सही, तो आपका आंसर होगा बी। 50% लोगों ने यहां पे सही जवाब तुक्का लगाया है और 50% लोगों का गलत है। क्या होगा फिर, ये फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज सेपरेटली कंजर्व नहीं करते, टोटल चार्ज कंजर्वेशन का लॉ पढ़ा है आपने, ठीक है। तो यहां पे ये एमआर स्कैम का मोहर लगा के जरूर आप लिखेंगे, जरूर आप लिखेंगे, धुआंधार तरीके से, शानदार तरीके से लिखेंगे, शानदार तरीके से लिखेंगे कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व थोड़ी नहीं रहता। सर मुझे बताओ कहां पॉजिटिव चार्ज खत्म हो रहा है, अभी बताता हूं एक एग्जांपल, धुआं धुआं हो जाएगा। एक एग्जांपल बताता हूं, बीटा माइनस डीके। बता, बीटा माइनस डीके अगर तूने न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा है तो बताओ वहां पे क्या होता है। एग्जांपल बताता हूं तुमको, और ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो तूने पढ़ा है। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, पढ़ाऊंगा न्यूक्लियर फिजिक्स में कि बीटा माइनस डीके में क्या होता है कि एक बीटा माइनस 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 एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन बनता है जो बाहर इमिट हो रहा होता है। मतलब यहां इसका इक्वेशन होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। सर आप तो यही बात कह रहे हो कि जैसे किसी लड़का को लड़की बना दोगे। हाँ तो होता ही है। क्या दुनिया में टोटल लड़के कंजर्व हैं? क्या दुनिया में टोटल लड़कियां कंजर्व है? नहीं, कई बार लोग अपना फेस बदल लेते हैं, लड़की लड़का बन जाता है, लड़का लड़की बन जाता है, तो यह परंपरा चल रहा होता है। अब तुमको यहां से समझ में आया तो आया, नहीं तो और समझाऊंगा, और समझाऊंगा। एग्जाम्पल भरे पड़े हैं, एग्जाम्पल भरे पड़े। हाँ सर हो तो जाता है चेंज, हाँ तो वही यहां पे भी हो जाता है। और एक्चुअल में यही होता है कि न्यूक्लियस के अंदर, समझिएगा प्लीज, एक्चुअल में यही होता है कि न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है और वहां से एक इलेक्ट्रॉन भी बनता है, तो वहां से डीके हो रहा है। तो बताओ टोटल चार्ज कितने थे? पहले 0 न्यूट्रॉन था वो, बाद में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव बना, तो पॉजिटिव भी बना निगेटिव भी बना, तो टोटल चार्ज कहां कंजर्व हुआ? बताओ कहां कंजर्व हुआ? बताओ। अच्छा एक और बताता हूं, एक और बताता हूं, एग्जाम्पल है, जैसे पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, पेयर प्रोडक्शन क्या होता है? जब हाईली एनर्जेटिक दो गामा रे, ये सारा मॉडर्न में पढ़ना है आपको। हाईली एनर्जेटिक दो गामा रे जब इंटरैक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन इमिट होता है। ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिट्रॉन है, और ये इलेक्ट्रॉन है। सर ये बात समझ नहीं आ रही है, समझना भी नहीं, समझना भी नहीं। तो क्या समझना है? समझना तुमको बस इतना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कहीं कंजर्व नहीं रहता, टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कंजर्व नहीं रहता। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैन बी इंक्रीज, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैन बी इंक्रीज, टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। टोटल चार्ज इज कंजर्व इन दिस यूनिवर्स। इतना समझ में आया? सर ये क्या होता है ये तो बाद में बताऊंगा, ऐसा होता है। बता टोटल चार्ज कितना है? 0। यहाँ बता टोटल चार्ज कितना है? 0। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना है? 1। तो पॉजिटिव चार्ज बना, हाँ, निगेटिव चार्ज बना, हाँ, तो साइमल्टेनियसली दोनों बन सकते हैं। तो सर चार्ज तो बना सकते हैं। यस, यू कैन क्रिएट चार्ज बट यू कैन नॉट क्रिएट नेट चार्ज। यस यस, यू कैन क्रिएट चार्ज बट यू कैन नॉट क्रिएट नेट चार्ज। यस यस, तेरे मन में, तेरे अटोरा में ये सवाल आ रहा था, तेरे मन में, तेरे अटोरा में सवाल आ रहा था, मन में फुदक फुदक के तू चीख चीख के सोच रहा था, सर ऐसे तो हम चार्ज बना लेंगे। हाँ तू चार्ज बना रहा है क्या? यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल गया तो चार्ज बन गया। हाँ चार्ज बन गया। यू कैन क्रिएट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, यू कैन क्रिएट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, बट यू कांट, यू नेवर क्रिएट नेट चार्ज। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने यहां पे चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो यहां पे नेट चार्ज का मतलब होता है, सिर्फ चार्ज का मतलब नहीं होता है, सिर्फ चार्ज का मतलब नहीं होता है, यहां पे नेट चार्ज का मतलब होता है। तो जब मैं कहता हूं कि मैंने चार्ज बना नहीं सकता, तो मैं नेट चार्ज नहीं बना सकता, मैं नेट चार्ज नहीं खत्म कर सकता, बट मैं चार्ज बना भी सकता हूं, चार्ज खत्म भी कर सकता हूं, मैं पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज कर सकता हूं। बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? बताओ समझ में आया? न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन भी न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, डीके वगैरह में। तो क्या मैं अगर ऐसा लिखता हूं, यू कैन क्रिएट पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बट कैन नॉट क्रिएट, यू कांट एंड नेवर क्रिएट नेट चार्ज, सही है क्या?
बताओ, एकदम मजा सा आया क्या? एकदम गुम्स बुम्स आया क्या? गुम्स बुम्स आया क्या? बताओ। नहीं, गुम्स बुम्स, हाँ गुम्स बुम्स सही तो है। एकदम गुम्स बुम्स वाली फिजिक्स आ गई क्या? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग, रिकॉर्डेड लाइव सभी वाले। गुम्स बुम्स वाली फील आई? गुम्स बुम्स वाली फील आई? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो सर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यूनिवर्स में कंजर्व नहीं? नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंजर्व। समझ आया भाई? चल, समझ आया भाई? चल चल, ठीक, लिख लिया ना? लिख लिया? लिख लिया ना? चलो देखो, एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन और थोड़ा देखना। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन थोड़ा फील के लिए समझ लो। एग्जाम्पल ऑफ कंजर्वेशन, जैसे मान लो एक आइसोलेटेड सिस्टम लिया। इस सिस्टम में दो चार्ज बॉडी है, ए एंड बी। ए एंड बी, इस पर चार्ज है +4 कूलम और इस पर चार्ज है +1 कूलम। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि नेट चार्ज इस पर बताओ कितना होगा। तो नेट चार्ज होगा 4 और 1 5 कूलम। चार्ज एडिटिव होता है, इसका भी फील आ गया आप। अब अगर मैं कहूं कि इफ 2 3 कूलम चार्ज +3 कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी को दे दिया, तो फाइनल चार्ज ए और बी पे बताओ कितना हो। कैसे दे दिया? किसी भी जुगाड़ से दिया, मैंने टच कराया, जो भी जैसे भी दिया, मैंने 2 कूलम चार्ज ए से बी को दे दिया। तो बताओ ए पर कितना चार्ज बचेगा? देखो बेटा, 3 कूलम चार्ज, तो पहले कितना था? 4, 4 में से 3 कूलम तुमने निकाल लिया, तो ए से निकालोगे तो 4 था, 3 निकाल लिया, तो जो निकाला उसको घटा दो, तो कितना बचेगा? +1 कूलम। और यहां से लेकर के तुमने इसको दे दिया 3, तो इस पर हो जाएगा टोटल 4 कूलम। बताओ कोई समस्या? नहीं सर कोई समस्या नहीं। अब बताओ टोटल कितना है? सर नेट तो 5 कूलम भी होगा, तो चार्ज कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर चार्ज कंजर्व हुआ, तो यहां से उठा के उसको दे दी। सर इसी एग्जाम्पल में बताता हूं, इस एग्जाम्पल में मान लो कि मैं 2 कूलम देता हूं, +2 कूलम। अगर मैंने +2 कूलम दिया, इस पर 4 था, हाँ 4 था, इसमें 4 चला जाएगा तो कितना बचेगा? सर इसमें से 2 कूलम चला जाएगा तो कितना बचेगा? सर 2 कूलम बचेगा, तो इस पर आ गया तेरा 2 कूलम। इस पर कितना आ गया बोल? सर +2 कूलम, और यहां चला गया 2, तो इस पर कितना बचेगा? 3 कूलम। इस पर क्या बचेगा? +3 कूलम। टोटल बताओ कितना हो गया? 5 कूलम। तो ये बहुत भारी भरकम चीज है कि एकदम लल्लू चीज है, सर लल्लू है, लेकिन मैं तुमको एडिटिविक्स नेचर समझा रहा हूं, कंजर्वेशन समझा रहा हूं, तो थोड़ा देख ले बेटा, कोई हार्ड चीज नहीं है, ये सिंपल सिंपल चीज बता। जैसे मान लो ये ए है, ए पर चार्ज है +8 कूलम, यहां पे चार्ज है -5 कूलम, ये बी पर, तो बताओ नेट कितना हो जाएगा? सर नेट +3 कूलम होगा। अब मैं क्या करता हूं कि मैं ए से 7 कूलम चार्ज दूसरे को देता हूं, 7 कूलम चार्ज, +7 कूलम चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। अब इस पर चार्ज बताओ टोटल कितना कितना बचेगा? सर ये ए है, ये बी है, तो हमने 7 कूलम चार्ज लिया था, 8 8 में 7 लिए तो 1 कूलम बचेगा, और इधर 7 चला गया, तो 7 5 12, 7 में -5 जोड़ोगे तो 7 में से 5 2 कूलम आएगा, +2 कूलम, और ये +1 कूलम। तो बताओ टोटल नेट चार्ज कितना हुआ? सर नेट चार्ज हो गया तुम्हारा 2 और 1 3 कूलम। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व है क्या? टोटल पॉजिटिव कितना था? 8, और नेगेटिव कितना था? -5। हाँ -5 नेगेटिव था, पॉजिटिव 8 था, टोटल जोड़ के सिस्टम का कितना आया है? सर +3 कूलम। अब मैं इसमें से कुछ चार्ज इसको देता हूं, तो 7 कूलम चला गया, तो 8 में से 7 घटाओ कितना बचेगा? 1 कूलम, और इसमें 7 ऐड करोगे तो 7 -5 कितना हो गया? 2 कूलम। बताओ क्या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो गया? हाँ। क्या टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व हुआ? बताना, टोटल नेगेटिव चार्ज कंजर्व हुआ? नहीं। टोटल पॉजिटिव चार्ज कंजर्व हुआ? नहीं। क्या नेट चार्ज कंजर्व हुआ? यस। तो सिस्टम में क्या कंजर्व रहता है? नेट चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज, इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बताओ। अरे यार सर जी एकदम बोर कर रहे हो आप। बोर तो कर रहा हूं, अभी तो बहुत तगड़ी चीज पढ़ाई थी ना। हाँ सर। अभी बोर कर दिया? हाँ सर। अब एक और तगड़ी चीज पढ़ाता हूं। सर क्या? बहुत तगड़ी पढ़ाना मास्टर? तगड़ी। एक और तगड़ी चीज पढ़ाता हूं, देख। एक और तगड़ी चीज पढ़ाता हूं, देख। देख, एक और तगड़ी चीज पढ़ाता हूं, देख। देख, एक और तगड़ी चीज क्या? देख भाई, इस पूरे 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 चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैट में, करंट में,
एसी में, कैपेसिटर में, एक कंडक्टर इंसुलेटर की बात चलती रहेगी क्या सर? कंडक्टर इंसुलेटर की बात तो चलती रहेगी, बिना कंडक्टर इंसुलेटर के तो कुछ हो ही नहीं सकता। कंडक्टर इंसुलेटर की तो बात चलती रहेगी। तो आओ समझते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर आखिर होता क्या है। यही तो हमारा मेन टॉपिक था आज का, कि कंडक्टर क्या होता है गुरुजी। आइए समझते हैं कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर आखिर होता क्या है। तो आइए समझते हैं। कंडक्टर इज अ सब्सटेंस हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो इसके वैलेंस में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। सर फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कैन अलाउ इलेक्ट्रिसिटी, कैन अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्लो ऑफ चार्ज को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये चार्ज के फ्लो को अलाउ कर सकता है ना। इसके पास खूब ज्यादा फ्री नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो इस पर इलेक्ट्रॉन इधर उधर भाग सकता है, वो रहता कहां है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो उसके सरफेस पर रहता है कि चुपचाप उसके वॉल्यूम में अंदर घूम रहा? सर न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल बॉडी में न्यूट्रल कंडक्टर लिया, तो न्यूट्रल में तो पॉजिटिव चार्ज भी, हाँ तो पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर होंगे। तो न्यूट्रल में ही पॉजिटिव तो न्यूक्लियस के अंदर रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 बनाए तो 7 पॉजिटिव बना लेते। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 बना लेते। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है वो कहां फ्री रहता है, कहां घूमता है? दैट फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टू फ्री इन सरफेस ऑफ द कंडक्टर और इनसाइड। बताओ ए आएगा या बी आएगा? जल्दी सेलेक्ट करके बताओ, ऑप्शन तुम्हारे सामने है। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। हाँ सर, इधर उधर ऐसे ऐसे ढमना रहे होते हैं। यस, और वो चार्ज के फ्लो को अलाउ कर सकता है। मतलब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तो अपने आप जा सकता है। सर जा सकता है, चार्ज अपने आप से जा सकता है। तो चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है। हैव लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हैज लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मुझे बताओ ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिर रहते कहां है? सरफेस पर, न्यूट्रल कंडक्टर बोलो, सरफेस पर कि वॉल्यूम के अंदर, या दोनों जगह पे? बोथ, सी बोथ सर, कहीं भी हो सकते हैं बोथ। फिर से बोल कर रहा हूं, मुझे तो लगता है कि जो चार्ज रहते हैं वो सरफेस पर ही तो रहते हैं कंडक्टर के, तो हमने पढ़ा वो ए आना चाहिए आंसर। देखो 67% लोगों ने ए बोला, एकदम सही। लेकिन मैं अगर बोथ ऑप्शन दूं तो क्या आ जाएगा, मैं ये देखना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं एक बार और पोल करा रहा हूं। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहां रहते हैं? सरफेस पर, अंदर में, कि बोथ, ऑन सरफेस और इनसाइड? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कंडक्टर रिसाइड्स सही लिखा है अंग्रेजी, रिसाइड्स ऑन, पहला ऑप्शन सरफेस, दूसरा ऑप्शन इनसाइड, सी ऑप्शन में इनसाइड और सरफेस, में इनसाइड एंड सरफेस। सरफेस भी जा सकते, फ्री इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते, बताइए कहां होगा? तो ये छोटा सा मैंने आपको सवाल दिया है और थोड़ा समय भी दे रहा हूं आपको सोचने के लिए कि आप मेमोराइज कर पाए। आपने थोड़ा पढ़ा हुआ है, आप ड्रॉपर हो, आप केमिस्ट्री भी पढ़े हो, आप सब कुछ पढ़े हो, तो आप जानते हो थोड़ा, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको खुला ऑप्शन दिया है और आपने जो जवाब दिया था एक, वो बिल्कुल गलत है 67% लोगों का। ये आज स्कैम डे बन गया है भाई तुम्हारे साथ। क्या हो रहा है ये? माँ मैं नहीं पढ़ूंगा, माँ मास्टर खराब है, माँ मैं घर जा रहा हूं, माँ मैं नहीं पढ़ूंगा। एक्चुअल में बी आंसर होगा बेटा, और बी 9% लोगों ने दिया और यहां पे 71% लोगों ने ये दिया है। 71% लोग कह रहे हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है सर सरफेस पे घूमता है। क्या भाई, सरफेस पे उसको कुछ दिख रहा है क्या जिसके चक्कर में उस सरफेस पर मंडराएगा? नहीं, 9% लोगों ने इनसाइड जवाब दिया है। यही 9% लोग एक्चुअल में सही है। थोड़ा सा तुक्का जवाब दिया। अब ऐसा क्यों होता है समझिएगा। मैंने न्यूट्रल कंडक्टर रिसाइड्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल लिखा है, न्यूट्रल कंडक्टर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल कंडक्टर, वो वॉल्यूम के अंदर रहते हैं। वो सरफेस पर क्या करेंगे जाके? तो सरफेस पे क्यों नहीं जाते? क्यों जाएंगे सरफेस पे? कोई थोड़ी ना जो उसको रिपेल कर रहा है।
अच्छा अच्छा, न्यूट्रल है तो उसका पोटेंशियल क्या होगा? जीरो। अच्छा, तुम थोड़ा दिमाग लगा के पढ़े भी हो तो थोड़ा, इसलिए तुमने जवाब दिया होगा कि सर ऐसा हो सकता है ना कि पोटेंशियल कम करने के लिए चार्ज सरफेस पे जाता है। एक्चुअल बात सही है, लेकिन वो एक्सेस चार्ज, इसका तो पोटेंशियल ही जीरो है ना, इसका तो पोटेंशियल ही जीरो है ना। आओ इसको अच्छे से लिखना, यादगार है तुम्हारे लिए 9%। दैट फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूट्रल कंडक्टर, न्यूट्रल कंडक्टर resides inside volume of conductor, inside volume of conductor, inside volume of conductor, क्योंकि न्यूट्रल है मतलब नेट चार्ज जीरो है, नेट चार्ज जीरो है, न्यूट्रल कंडक्टर नेट चार्ज जीरो है। हाँ, तो नेट चार्ज जब उसका जीरो होगा ना, जब उसका नेट चार्ज जीरो होगा तो उसकी पोटेंशियल क्या होगी, मतलब रिफरेंस अगर हम इसी पर लेते हैं तो, क्योंकि रिफरेंस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन मैं रिफरेंस इसी पर लेता हूं तो अभी पोटेंशियल की बात ही नहीं करते, छोड़। तुम सिर्फ इतना समझो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर के अंदर ही घूमते हैं, बाहर नहीं जाते। और अच्छा, कंडक्टर के अंदर जब घूमते हैं ना तो ऐसे नहीं घूमते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन इसी के साथ रहेगा, कभी इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला जाता है, इसका इसके साथ चला जाता है, इसका इसके साथ चला जाता है, इसका इसके साथ चला जाता है, इंटरचेंज करते रहते हैं। किसी एक इलेक्ट्रॉन को किसी अपने वाले के साथ मन ही नहीं लगता है। हाँ, तो ये है इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के बेवफा, ये बेवफा इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के। इनका बेवफाई का लाइव एग्जांपल मैं तुमको दिखा सकता हूं, इनके बेवफाई का लाइव एग्जांपल मैं तुमको दिखा सकता हूं, चाहिए देखना है लाइव एग्जांपल एकदम इनके बेवफाई का। लेकिन वो घूमेंगे अंदर, कभी इसका उसके साथ, उसका उसके साथ, इसका इसके साथ, अंदर ही घूमेंगे। अब जब एक्सेस इलेक्ट्रॉन में दूंगा, एक्सेस चार्ज या एक्सेस इलेक्ट्रॉन, एक्सेस चार्ज कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन देके या इलेक्ट्रॉन लेके। तो एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर। क्यों जाता है सर, फ्री चार्ज इलेक्ट्रॉन नहीं गया था जब न्यूट्रल था, तो जब एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे तो एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पर क्यों रहेगा, टू मिनिमाइज पोटेंशियल, टू मिनिमाइज पोटेंशियल। इसका रीजन यह है जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, मिनिमाइज पोटेंशियल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे बेटा हम। लेकिन मिनिमाइज पोटेंशियल, पोटेंशियल को कम करने के लिए ऐसा होता है, ये समझाऊंगा, रीजन भी लिख दिया, वो बाद में समझाऊंगा। लेकिन जब आप इस पर नेट चार्ज अगर मान लो तुमने कुछ निगेटिव दिया है, तो जो न्यूट्रल वाला है वो तो अंदर ही रहेगा, इसको एक्स्ट्रा जो दिया है ना वो बाहर है, एक्स्ट्रा जो दिया वो बाहर आएगा। या मान लो एक्स्ट्रा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर तो जो एक्स्ट्रा दिया है वो सरफेस पर रहेगा, जो इसका फ्री इलेक्ट्रॉन था वो न्यूट्रल वाला वो अंदर न्यूट्रलाइज करके रखेगा। अच्छा, मान लो एक्सेस चार्ज तुम किसी कंडक्टर पॉजिटिव पॉजिटिव बाहर बना देते हो, तो क्या अंदर उसके चार्ज ही नहीं होता, होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना निगेटिव होता है। अब यहीं पे अगर मैं तुम्हें इंसुलेटर का बताऊं कहानी, तो इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, अलाउ। 1 घंटे भी नहीं पढ़ाने दोगे क्या बेटा, 9 बजे 9:05 में तो तुमको पढ़ाना शुरू किया है, 9:05 में तुमको पढ़ाना शुरू किया। डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, होमवर्क कराया, मेरी गलती है कि मैंने होमवर्क करा दिया, मुझे आंसर मार्क करके दे देना चाहिए। मैंने तुम सबके बारे में सोचा, थोड़ा भाईचारा निभाया, तो इसमें मेरी गलती हो गई, मैं अगली बार से नहीं करूंगा, मैं मार्क करके दे दूंगा, आंसर नहीं बताऊंगा, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, ये चार्ज को अलाउ नहीं करता। डज नॉट हैव फ्री चार्ज, डज नॉट हैव फ्री चार्जेस, बाउंडेड चार्जेस होते हैं, बाउंडेड चार्ज, हैव बाउंडेड चार्ज, हैव बॉन्डेड चार्ज, बॉन्डेड चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं, फिक्स होते हैं। 9:05 से पढ़ाना शुरू किया, मेरी गलती की मैंने होमवर्क डिस्कस किया भाई, सॉरी, मैं खत्म ही कर देता हूं क्लास, कोई बात नहीं। अब देख, थोड़ा थोड़ा सा कंडक्टर इंसुलेटर तो बता दूं, जो बीच टॉपिक है वो तो कर दूं, बीच टॉपिक है वो तो कर दूं, वो भी छोड़ दूं बीच में ही, बीच में वो भी छोड़ दूं क्या, तुम्हारे हिसाब से ना भाई सिलेबस 4 साल में खत्म होगा। हाँ, मैं वो देख रहा था, सिमुलेशन इसका निकाल रहा था, रुक जा एक बार। क्या हो गया, लो भाई बोर्ड हैंग कर गया, नजर लग गई तुम्हारी, हो गया काम, हो गया खत्म, अब पढ़ा ही नहीं पाऊंगा।
क्या है, दही कर दिया एकदम तुमने भाई, बधाई हो भाई। हो गया, बहुत बहुत बधाई हो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया। चलिए, तुमने क्या, निगेटिव एनर्जी से ही तो होता है, निगेटिव एनर्जी से तो होता है। हमने क्या, हाँ तूने किया है, ये सब निगेटिव एनर्जी का नतीजा है, एंड यू आर द सोर्स ऑफ निगेटिव एनर्जी। साइन इन, देखो अब सब कुछ नहीं चलेगा आज, कंडक्टर इंसुलेटर का कोई कहानी नहीं चलेगा। बहुत सुंदर सिमुलेशन एक आता है जो मैं तुमको दिखाना चाहता, जिसमें तुमको इलेक्ट्रॉन के कंडक्टर का वेवफाई लाइव दिख जाता। कंडक्टर का फील्ड लाइन नहीं है, हम चाहते थे क्लास ना हो, इसीलिए हुआ है। चला गया, चलो भाई, मैं दिखा दूंगा उसमें होता क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा, कोशिश करता हूँ समझाने का, उसमें होता क्या है, होता क्या है, कोशिश करता हूँ समझाने का। होता क्या है बेटा, कि जो ये कंडक्टर होता है, मैं बिना उसके ही सिमुलेशन बना देता हूं तुम्हारे लिए। देखो ये जो कंडक्टर होता है, उसके पॉजिटिव चार्ज फिक्स होंगे, प्रोटॉन वाले एटम्स की भाग रहे होंगे, सर फिक्स होंगे। अब इसके चारों तरफ एक एक एटम की इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है। हाँ, अब यहां पर जो इलेक्ट्रॉन तुम्हारा घूम रहा होगा, ये ऐसे घूम रहा होगा, और घूमते घूमते कब इसके साथ घूमने लगता है, घूमते घूमते कब इसके साथ घूमने लगता है, कब इसके साथ, कब इसके साथ, कब इसके साथ, कब इसके साथ, कब इसके साथ। सर ये तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को फेल कर देगा। तो नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं था, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था। देख बेटा, मैं तुमको ये दिखाता, और फील आ जाए तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना कि सर फील आ गया, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना फील आ गया। देख लो, जैसे ये यहां घूम रहा है और ये यहां घूम रहा है, तो ये घूमते 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 इसके साथ चला जाएगा, और ये घूमते 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 इसके साथ चला जाएगा। एक्चुअल में ऐसा होता है, एक्चुअल में ऐसा होता है कंडक्टर के साथ। ये समझाना चाह रहा था। क्या तुम्हें फील आया थोड़ा सा बेटा, फील आया थोड़ा सा, थोड़ा सा फील आया, कोशिश किया मैंने आपको फील दिलाने का, क्या थोड़ा सा फील आया, देख थोड़ा सा फील आया क्या भाई, बता थोड़ा सा फील आया क्या। होता क्या है, होता क्या है, तो एक्चुअल में अंदर का पिक्चर, ये सिमुलेशन से मैं तुम्हें दिखाता, सिमुलेशन से मैं तुम्हें दिखाता, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, फिर इसके साथ जाके घूमने लगता है। ये इलेक्ट्रॉन जो यहां घूम रहा है, फिर यहां इसके साथ घूमने लगता है, फिर इसके साथ इसका मन भर जाता है तो यहां चला जाता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ घूमने लगता है, फिर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ घूमने लगता है। देखो कंडक्टर के गांव की कहानी, कंडक्टर के गांव का कहानी कैसा है सर, ये तो कौन किसका है पता नहीं चल रहा, हाँ पता नहीं चल रहा है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ कंडक्टर, दिस इज द पिक्चर ऑफ कंडक्टर। अच्छा, एक मिनट, यहां से तुमको यह भी फील आ गया कि फिर इलेक्ट्रॉन अंदर ही होगा, बाहर थोड़ी ना रहेगा। यस, देखो तुम कितने बड़े गलती किए थे, कितना बड़ा गलती किए थे। ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहां रहेगा सर, अंदर रहेगा। देखो नेट चार्ज 0 है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर रहेगा। क्या इसका भी फील आ गया ना, इसका भी तो फील आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पर थोड़ी ना जाएगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेगा। रुको, रुपेश सर को कॉल लगाता हूं मैं, रुक जा, लगाता हूं मैं रुपेश सर को कॉल। अभी लगाता हूं मैं कॉल। बता, बता, क्या यहां से यह भी फील आया, 100% समझ में आएगा तो बता दीजिए प्लीज। फोन काट ना दे, भारी बेइज्जती हो जाएगी यार। तो कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे होते हैं, कौन किसका है पता नहीं चलता है। और इंसुलेटर में क्या होता है बेटा, सुनना, इंसुलेटर में क्या होता है, सुनना, सुनना प्लीज, इंसुलेटर में सुनना प्लीज। इंसुलेटर में क्या होता है कि जो इसके एटम होते हैं, हेलो हेलो सर, सर आप यकीन में लाइव हो, बोटनी पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो, बोटनी पढ़ा दो। ये तो मेरा सौभाग्य है सर, आप आपने मुझे कॉल किया और मैं लाइव आ गया। आप यकीन बैच में लाइव हो सर, इनको बोटनी पढ़ाओ सर, ये दिमाग खा रहे कह रहे बोटनी पढ़ना है, पढ़ा दो सर इनको जल्दी, पढ़ा दो इनको, पढ़ा दो सर, पढ़ा दो इनको, खत्म करो पढ़ा के सर, क्या आप भी यार। सर आज सिलेबस ही खत्म कर देते ना, आज इनको अभी मोबाइल पे पढ़ाई खत्म कर दो, मोबाइल स्टडी होगा इनका आज। मोबाइल पर। हाँ,
अगर पढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, अरे मोबाइल पे खत्म हो जाएगा, समझदार बच्चे पढ़ लेते हैं, ये मोबाइल पे सारा काम कर लेते तो पढ़ाई क्या चीज है। फर्टिलाइजेशन करना है सर आज तो, फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन। फ्लावरिंग प्लांट में हाँ वो तो मैं नहीं पढ़ा देता हूँ, फिर आप रेस्ट करो सर, कोई दिक्कत नहीं, ये रेस्ट करो, रेस्ट करो सर। ओके सर, सुनो 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 सो सर, 5-10 मिनट आगे कर लो ना यार क्लास, क्या आप भी यार गुस्सा कर रहे हो। ठीक है, हाँ 5-10 मिनट कर लो यार, 10-15 कर लें, 10-15। 15 सर जी 15। आप इतना प्रिसाइज कैसे हो रहे हो सर, 15 कर लो सर, 15 कर लो, ठीक रहता है यार। हाँ यार आप भी ठीक यार। है, तो आप कितने बजे की करें? आप कर लो ना आराम से, 10-15 कर लो, 15 मैं छोड़ दूंगा 2-3 मिनट पहले, और ये कर लेंगे लगातार क्लास, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है सर, सर, ओके सर, धन्यवाद। खा पी लो सर, खा पी लो, खा पी लो, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं कंडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो उसमें क्या होता है कि लोअर पोटेंशियल पोटेंशियल पे प्लांट के लिए वाटर चढ़ता है, ये सबको पता है। चलो यहाँ कंडक्टर देख लो, तो इसमें किसका इलेक्ट्रॉन कौन है पता नहीं चलता, लेकिन इलेक्ट्रॉन अंदर में ही घूमता रहेगा। किसका फ्री इलेक्ट्रॉन कौन है पता नहीं चलता, इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं, छोड़ो यार, तुम ये समझो फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहेगा। फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड वॉल्यूम फ्रीली मूव करेगा, फ्रीली मूव करेगा, इनसाइड वॉल्यूम फ्रीली मूव करेगा, करेगा लेकिन इनसाइड वॉल्यूम करेगा, करेगा लेकिन इनसाइड वॉल्यूम करेगा। वनली एक्सेस चार्ज सरफेस पर जाता है, वनली एक्सेस चार्ज सरफेस पर जाता है, वनली एक्सेस चार्ज सरफेस पर रहता है, चार्ज सरफेस पर रहता है, सरफेस पर रहता है, वनली एक्सेस चार्ज सरफेस पर रहता है। इसका जो है ना, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑफ इंसुलेटर वॉल्यूम के अंदर रहेगा, वॉल्यूम के अंदर रहेगा, बट फ्री मूव नहीं करेगा, बट फ्री मूव नहीं करेगा, आहा, फ्री मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो चार्ज का फ्लो अलाउड नहीं करता। बस, तो बताओ कंडक्टर हो या इंसुलेटर, फ्री इलेक्ट्रॉन हो या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, रहता कहां है? अंदर में। कंडक्टर हो या इंसुलेटर, बॉन्डेड हो या फ्री इलेक्ट्रॉन हो, रहना सबको कहां है? अंदर। कंडक्टर हो या इंसुलेटर, कंडक्टर हो या इंसुलेटर, बॉन्डेड हो या फ्री इलेक्ट्रॉन, रहना कहां है? सबको अंदर। रहना कहां है? सबको अंदर। बॉन्डेड हो या फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर हो या इंसुलेटर, रहना कहां है? सबको अंदर। लिखना कमेंट में इस बात को, प्लीज लिखना कमेंट में इस बात को कि बॉन्ड कंडक्टर हो या इंसुलेटर, फ्री हो या बॉन्डेड, रहना कहां है? सबको अंदर में। जब तक एक्सेस चार्ज नहीं आता, न्यूट्रल कंडक्टर की बात हो रही है। एक्सेस चार्ज कंडक्टर पे निगेटिव हो तो भी बाहर, पॉजिटिव हो तो भी बाहर, एक्स्ट्रा चार्ज बाहर रहता है, एक्स्ट्रा चार्ज बाहर रहता है। कंडक्टर हो या इंसुलेटर, कंडक्टर हो इंसुलेटर, बॉन्डेड हो या फ्री, सबको रहना अंदर ही है, सबको रहना अंदर ही है, सबको रहना अंदर ही है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? सबको रहना अंदर ही है। कंडक्टर हो या इंसुलेटर, बॉन्डेड हो या फ्री, सबको रहना अंदर ही है। कंडक्टर हो या इंसुलेटर, बॉन्डेड हो या फ्री, सबको रहना अंदर ही है, सबको रहना अंदर ही है। समझ में आएगा? समझ में आएगा? कॉल पंकज, हाँ सब कॉल ही लगाओ, पढ़ाना छोड़ के कॉल ही लगाता हूं ना। देखो, अब मान लो मैं 3 तरह का कंडक्टर बनाता हूं। एक है तुम्हारा सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड है भाई, सॉलिड, सॉलिड कंडक्टर। एक है तुम्हारा थिक कंडक्टर, थिक हॉलो कंडक्टर। थिक हॉलो कंडक्टर कैसन होता है? वो थिक हॉलो कंडक्टर ऐसा होगा कि अंदर से खाली लेकिन ये थोड़ा परत मोटा। एंड एक है हॉलो कंडक्टर। तो 3 तरह का तुम्हारा कंडक्टर होता है गुरु। न्यूट्रल है तो न्यूट्रल में जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव तो बनाने की जरूरत नहीं। और वैसा ही आपका 3 तरह का इंसुलेटर होगा, 3 तरह का इंसुलेटर होगा। 3 तरह का क्या होगा? इंसुलेटर होगा। इंसुलेटर को नॉन मेटल भी कहते हैं, को नॉन मेटल भी कहते हैं, को नॉन मेटल भी कहते हैं। देखो, ये सॉलिड, ये थिक और ये हॉलो, ये सॉलिड, ये है थिक, ये हॉलो। लेकिन ये कैसा है? कंडक्टिंग है और ये इंसुलेटिंग। जब मैं इस पर एक्स्ट्रा चार्ज दूंगा तो कहां आएगा एक्स्ट्रा चार्ज? कहां आएगा एक्स्ट्रा चार्ज? सर इसको एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो कंडक्टर पर एक्सेस चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, यहां रहेगा। तो ये चार्ज्ड कंडक्टर है। क्या है? चार्ज्ड कंडक्टर। एक्स्ट्रा चार्ज दिया है, मतलब ये है चार्ज्ड कंडक्टर। ठीक है, चार्ज कंडक्टर। इसमें एक्स्ट्रा दूंगा तो भी इसके सरफेस पर जाएगा बेटा। चार्ज एक्स्ट्रा दिया, अंदर में वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं रखा। ऐसा मतलब कि यहां पे एक चार्ज रख दिया, इंडक्शन नहीं करा रहे, कंडक्टर को चार्ज दे रहे। एक्सेस चार्ज कहां जाएगा? सरफेस पे। यहां पे कंडक्टर को चार्ज देंगे तो कहां जाएगा? इसके भी सरफेस पे देखिए, हॉलो कंडक्टर है। अब देखो, यहां पे मटेरियल है नहीं, सॉरी सॉलिड कंडक्टर, यहां पे मटेरियल है तो भी चार्ज रखोगे तो सरफेस पर भाग जाएगा। यहां पे मटेरियल है, यहां पे चार्ज रखोगे सरफेस पर भाग जाएगा। यहां पे मटेरियल तो है नहीं, सरफेस पर ही सारा मटेरियल है, तो चार्ज कहां पे रहेगा? सरफेस पर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब एनसीईआरटी का लाइन है, एनसीईआरटी कहता है इंसुलेटर में एक बात कि एक्सेस चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, एक्सेस चार्ज
कभी ऐसा असर्शन रीजन आ जाए तो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको पता होना जरूरी है। एक्सेस चार्ज गिवन टू इंसुलेटर, गिवन टू इंसुलेटर, इंसुलेटर remains there where it is placed, where it is placed, where it is placed। अगर तुम एक्स्ट्रा चार्ज इंसुलेटर को देते हो तो वहीं रह जाता है जहां पे रखते हो, क्यों? क्योंकि वो फ्लो अलाउ नहीं करता है। लेकिन कंडक्टर को दोगे तो कंडक्टर का एक्स्ट्रा चार्ज, ये नेट एक्स्ट्रा नहीं था, एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पे जाए, कंडक्टर का एक्स्ट्रा चार्ज सरफेस पे जाए, ठीक है। अब देखो इंसुलेटर को तुम चार्ज देते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि इंसुलेटर को तुमने चार्ज दिया, इंसुलेटर का चार्ज तारा यहीं पे रख दिया तो यहीं पे रह जाएगा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं ना। स्टडी ऐसे थोड़ी ना करोगे, तुम चार्ज दोगे तो यूनिफॉर्मली चार्ज दोगे। तो जब तुम चार्ज इंसुलेटर को दोगे, चार्ज इंसुलेटर पढ़ोगे तो चार्ज अगर तुम यहां देते हो तो यहीं रहेगा, यहां रख दोगे यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, यहां रहेगा, तो जहां रख दोगे वहां पे चार्ज रह जाएगा। तो अंदर में रखोगे तो अंदर में भी रहेगा, बाहर में रखोगे बाहर में रहेगा। तो इस तरीके से चार्ज कंडक्टर तुम्हारा सॉलिड इंसुलेटर ऐसा दिखाई देगा, सॉलिड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर। इसमें सब जहां देंगे वहां रहेगा, ऐसे रहेगा। क्या तुमको फर्क समझ में आ रहा है? बहुत नीट एंड क्लीन एंड क्रिस्टल क्लियर। क्या डायग्राम में बना रहा हूं? क्या डायग्राम में बना रहा हूं? नीट क्लीन एंड क्रिस्टल एंड क्लियर डायग्राम बना रहा हूं। यहां रहोगे तो यहां रहेगा। अब एक खूबसूरत बात तुम पढ़ना चाहोगे, खूबसूरत बात, तन बदन में आग लगा दे ऐसी बात पढ़ना चाहोगे? फिर बताओ कुछ। मान लो कि मैं इसके सेंटर से कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊं, या इसके सेंटर से कहीं स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊं, या कहीं यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊं, तो है तीनों कंडक्टर ही, लेकिन उस कंडक्टर में ये सॉलिड कंडक्टर है, ये थिक हॉलो कंडक्टर है, और ये हॉलो कंडक्टर। तो तुम सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे सब जगह पे चार्ज सेम ही, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही आएगा, तो सेम ही आएगा। तो जब मैं तुमसे कल को इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने बैठूंगा, बोलूंगा सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड, हॉलो का इलेक्ट्रिक फील्ड, थिक हॉलो का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये निकालो, तो तुम ये सब सुन के बोलोगे क्या यार मास्टर, क्या यार मास्टर, क्या फालतू बातें कर रहे हो। ये हॉलो का इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉलिड का इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब वो सब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉलिड हॉलो पे डिपेंड ही नहीं करता, बकवास बात है। वो सिर्फ चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता। मतलब इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर जाके इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर देखूंगा, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर देखूंगा, तो चाहे सॉलिड स्फीयर हो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, या हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, या थिक कंडक्टिंग स्फीयर हो, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम ही रहेगा। अच्छा, इसके सेंटर से आर डैश डिस्टेंस पर यहां देखोगे, इसके सेंटर से आर डैश डिस्टेंस पे यहां देखोगे, इसके सेंटर से आर डैश डिस्टेंस पे यहां देखोगे, तो क्या ये फालतू बात नहीं है कि सॉलिड है कि थिक है कि हॉलो है? क्या ये फालतू और बाहियात बातें हैं? हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं करता है कि सॉलिड है कि हॉलो है, कि थिक सॉलिड कंडक्टर है, या कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है, या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, या थिक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये तो फालतू बातें हैं, इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न सेम होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड स्फीयर का होना ना होना, इस बात पे तो डिपेंड ही नहीं करता है। मजा आ गया तो कमेंट बॉक्स में आग लगा दो। सर बात तो सही है कि अगर मुझे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मास्टर ने समझा दिया तो आगे मुझे फ्लक्स निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, सब फटाफट समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, अभी और सुनिए, इतना ही नहीं, अभी और सुनिए। ये क्या है सर? ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन हॉलो नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग है। क्या ये हॉलो नॉन कंडक्टिंग का और इन सब का इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम हर जगह पे सेम ही पैटर्न का रहेगा कि नहीं रहेगा? आखिर क्यों? आखिर क्यों? क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी मैंने तुम्हें सिर्फ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया है, कंडक्टर का, सॉलिड, हॉलो और थिक कंडक्टर का, और इंसुलेटर का। और वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही सारी चीजें इसकी भविष्य की निर्धारित होगी। सारी चीजें किससे निर्धारित होगी? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से ही निर्धारित होगी। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताओ फील आया कि नहीं आया? तो मास्टर बात तो तुम सही कह रहे हो यार। तुम सोचो ना, तुम सोचो, एक बात बताओ, ये सब हटाओ, तुम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ो। अच्छा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जब तुम पढ़ोगे, क्या मैंने तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यही सिखाया है
क्या मैंने तुम्हें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में यही सिखाया है कि कंडक्टर का एक्सेस चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, तो उसके एक्सेस पे है कि सॉरी इसका एक्सेस चार्ज उसके सरफेस पर रहता है, सरफेस पर है, हाँ सरफेस पर है, सरफेस पर अंदर मेटेरियल कैसा हो फर्क नहीं पड़ेगा नहीं। तो इसका चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर निकालो, इसके सरफेस पर निकालो, इसके सरफेस पर निकालो, सेम पैटर्न से आएगा कि नहीं आएगा। तो क्या यहाँ पे अगर एमआई स्टार बॉक्स में लिख दूं तो क्या तुम्हें कोई परेशानी होगी? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। क्या तुम आज से पहले जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाते थे तो तुम ये पढ़ते थे कि हॉलो है, कि सॉलिड है, कि थिक है, कि कैसा है, पढ़ते थे? वो नहीं पढ़ना, तुमको ये पढ़ना है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तुमको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक समझना है बस, उसके बाद सारा खत्म, सारा खत्म। बोलो समझ? यहां पे अलग होगा, यहां पे अंदर में जो आएगा इसके अंदर में वो नहीं होगा, यहां पे जीरो आएगा। कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं बता रहा, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूं कि ये सारी खेला किसका है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये सारा खेला किसका है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। बेसिक फंडामेंटल तीन तरह के सिमेट्रिक शेप यही होते हैं। आगे अनसिमेट्रिक भी बताऊंगा, अनसिमेट्रिक भी बताऊंगा। जैसे अनसिमेट्रिक बॉडी लो, जैसे सिमेट्रिक बॉडी पे तूने चार्ज दिया, तो सिमेट्रिक बॉडी पे चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। सिमेट्रिक बॉडी पे चार्ज यूनिफॉर्मली एकदम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, देख ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर एसिमेट्रिक बॉडी लूंगा तो पोटेंशियल के खेला की वजह से शार्प पॉइंट पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा। क्यों भाई? बेबी को बेस पसंद है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। अब क्या करोगे? इसका रीजन हम पोटेंशियल में समझेंगे, इसका रीजन हम पोटेंशियल में समझेंगे, ठीक है? बेबी को बेस पसंद है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ओके सर। अब है नेक्स्ट आपका जो समझना है वो है मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग जो हम कल पढ़ेंगे, डिफरेंट तरह के मेथड होते हैं, शुरू करने का कोई लॉजिक नहीं है। थोड़ा सा मैं कंडक्टर इंसुलेटर ही समझा देता हूं और अच्छे से, कोई बात नहीं, मैं होमवर्क नहीं कराऊंगा अगली बार से, टाइम उसमें लग जाता है, फिर तुम पढ़ना चाहते नहीं हो। चलो कंडक्टर देखो, कंडक्टर हैव अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैन अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट फ्री इलेक्ट्रॉन ऑन द न्यूट्रल कंडक्टर रिसाइड्स इनसाइड वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है, नेट चार्ज जीरो वाला जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर रहता है। अच्छा, इसी में एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन दो दोगे ना, एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन, एक्सेस और फ्री चार्ज दे दोगे। ऐसा नहीं कि सर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो अंदर में रहेगा, एक्सेस फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा। या न्यूट्रल लिखना, मैंने न्यूट्रल कंडक्टर लिखा है, न्यूट्रल कंडक्टर। तो जब तक न्यूट्रल है तब तक सरफेस पर चार्ज दिखाई नहीं देगा, जब तक न्यूट्रल है तब तक सरफेस पर चार्ज दिखाई नहीं देगा, जब तक न्यूट्रल है तब तक सरफेस पर चार्ज दिखाई नहीं देगा। जब एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज करोगे, निगेटिव चार्ज सरफेस पर दिखाई देगा, एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज करोगे सरफेस पर दिखाई देगा। इंसुलेटर क्या कहता है? डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ चार्ज, ये फ्लो ऑफ चार्ज अलाउ नहीं करता है। डज नॉट हैव फ्री चार्ज, इसके पास फ्री चार्ज नहीं होता है, बॉन्डेड चार्ज होता है। एक्सेस चार्ज गिवन टू द इंसुलेटर रिमेन्स देयर एंड एक्सेस चार्ज गिवन टू द कंडक्टर रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड वॉल्यूम फ्री मूव करेगा जब तक न्यूट्रल है बॉडी, तब तक ओनली एक्सेस चार्ज सरफेस पर आ जाता है, इसमें एक्सेस चार्ज ही सरफेस पर आ जाता है। यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो कंडक्टर में एक्सेस चार्ज सरफेस पर जाता है, चाहे अंदर कंडक्टिंग मेटेरियल कैसा भी हो। तो देखो सारा चार्ज सरफेस पे, अंदर कंडक्टिंग मेटेरियल है या पूरा हो फर्क नहीं पड़ता, सारा चार्ज सरफेस पे, हॉलो हो तो भी सारा चार्ज सरफेस पे। इंसुलेटर में जहां चार्ज दोगे वहां रहेगा, अंदर रख दिया अंदर रहेगा, बाहर रखोगे बाहर रहेगा। तो सर सॉलिड में अगर सिर्फ यही रखेंगे तो यही रहेगा, लेकिन तुमको बोलेगा हमने सॉलिड इंसुलेटर को चार्ज दिया, अब कहां दिया नहीं बोलेगा तो सब जगह सेम दिया होगा। सॉलिड इंसुलेटर है, ये थिक इंसुलेटर है, थिक हॉलो इंसुलेटर है और ये हॉलो इंसुलेटर है, हॉलो इंसुलेटर है, ठीक है भाई, समझ में आया? अच्छा, अगर मान लो दो कंडक्टर लेते हैं हम, यूनिफॉर्म कंडक्टर, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर, ये यूनिफॉर्म कंडक्टर। तो यूनिफॉर्म कंडक्टर में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, हर जगह सेम डेंसिटी का चार्ज आएगा। नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर में शार्प पॉइंट पे ज्यादा चार्ज, नॉन यूनिफॉर्म कंडक्टर के शार्प पॉइंट पे ज्यादा चार्ज होता है। रीजन हम पोटेंशियल में पढ़ेंगे, समझ में आया? तो बेबी को बेस पसंद है, चार्ज को शार्प पॉइंट पसंद है। तुमको क्या पसंद है जरूर बताओ कमेंट बॉक्स में। मजा आ गया होगा आज की क्लास में, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जरूर बताइएगा। अब निकल लीजिए यहां से, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, अरे यार आज रिवाइज कर ले, क्या हो गया, कल पढ़ लेना, अभी पढ़ाओ शाम को पढ़ाओ, कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन कर लो अच्छे से जाके, कोई दिक्कत नहीं। इतना ही मजा कल भी आएगा, सारा मजा आज ही लेना है क्या? कल ले लेना थोड़ा मजा, जाओ।